नमस्कार, मैं अपूर्वानंद कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में आपके सामने हूँ। आप सबको जो कड़वी कॉफ़ी देखते, सुनते और पढ़ते भी रहे हैं, आपको ये पता है कि ये एक ऐसा पॉडकास्ट है, जिसमें हम अलग-अलग विषय पर ठहर कर इत्मीनान से बातचीत करते हैं। हम ये बार-बार कहते आए हैं कि हमारा इरादा किसी एक विषय पर सिर्फ़ अपनी पोज़ीशन बतलाने का नहीं होता है या यह कि हमारी राय क्या है। अ, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा नहीं होता है। हम उस विषय को समझना चाहते हैं, गहराई में ठहर कर। अक्सर हमें यह भी कहा जाता है कि बहुत लंबी बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं और पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हम जो शिक्षा के कारोबार में हैं, हमें यह पता है कि बिना विस्तार के और बिना ब्यौरे के हम अपना काम कर ही नहीं सकते। तो हमारे लिए तो इत्मीनान की ज़रूरत है, ब्यौरों की ज़रूरत है और हमारी मुलाकात हर सत्र में सैकड़ों नौजवानों से होती है, जो धीरज के साथ ब्यौरे और विस्तार में जाना चाहते हैं। तो हम यह मानने को तैयार नहीं कि भारतीय समाज में, भारतीय युवा वर्ग में ख़ासकर धीरज और इत्मीनान की कमी है और वो सिर्फ़ डेढ़ मिनट और आधा मिनट की बाइट तक खुद को सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए यह पॉडकास्ट जो कड़वी कॉफ़ी का पॉडकास्ट है, कड़वी कॉफ़ी है, वह एक लंबी और इत्मीनान भरी बातचीत है जिसमें हम एक विषय को समझना चाहते हैं और हम उस विषय को उसके विशेषज्ञों के माध्यम से समझना चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों इसकी समझ भी धीरे-धीरे गायब हो गई है कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक विषय में अपनी पूरी ज़िंदगी खपाई होती है और इसलिए उनका कुछ ज़्यादा अधिकार होता है उस पर बात करने का और हमारे पास एक विनम्रता होनी चाहिए कि हम उसके साथ उस विषय पर बात करें। अभी एक ऐसा माहौल है जिसमें हर किसी को राय देने की आज़ादी है और हर किसी को बताने की आज़ादी है कि वह उस पर कुछ जानता है या जानती है, बिना उस विषय पर 5 मिनट भी लगाए। तो यह बातचीत, जैसा मैंने कहा कि अलग-अलग कड़ियों में हमने अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। आज हमारे साथ हमारे 2 मित्र हैं और इसका उल्लेख शुरू में कर देना बहुत आवश्यक है कि हम तीनों ही मित्र हैं। तो ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है और यह भी स्पष्ट करना ज़रूरी है कि अ, हम तीनों अभी जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उसमें एक स्तर पर हम तीनों शामिल थे। तो जो तथाकथित निष्पक्षता की बात होती है, हम उसका दावा नहीं कर रहे हैं। हम उस प्रक्रिया में शामिल थे और इसकी बात हम आगे चलकर बतलाएँगे। इसके बावजूद और इसके कारण ही हम शायद उस पर बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सुहास आपका फिर से कड़वी कॉफ़ी नमस्ते। में। और योगेन जी, जिनको हम बहुत दिनों से पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब जब वो दिल्ली से बहुत दूर पहाड़ों में हैं, तब जाकर हम उनको पकड़ पाएँगे। तो आमने-सामने नहीं। इसलिए ये बात यहाँ दर्ज भी की जाए कि इस कड़वी कॉफ़ी में हमें कड़वी मीठी कोई कॉफ़ी नहीं मिली है और केवल मतलब प्रवचन सुनने को मिल रहा है। जी, जी। तो बहुत कॉफ़ी स्वागत ड्यू है रही जब आपका। दिल्ली में मिलते हैं तब। बिल्कुल, कॉफ़ी बाकी है और सुहास जब दिल्ली आएँगे तो उनके साथ कॉफ़ी बाकी रहेगी और उसका वादा है। अ, आप दोनों का स्वागत है और दरअसल जिस वजह से हमने आप दोनों को तकलीफ़ दी है, वह है आपका एक पत्र जो इधर हमने पढ़ा और उसके बाद आप दोनों से बातचीत का मौका नहीं मिला उस पत्र को लेकर। आपने ये पत्र लिखा है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक को, अ, और यह पत्र आपने लिखा है राजनीति और सामाजिक अ, जीवन की जो किताबें हैं, स्कूली किताबें जो एनसीईआरटी ने प्रकाशित की हैं, उन किताबों के अ, मुख्य सलाहकारों के रूप में आपका नाम जो जा रहा है, उस नाम को हटाने के अनुरोध के साथ और यह कहते हुए कि अगर आप हमारा नाम नहीं हटाएँगे, तो हम शायद आप पर मुकदमा करेंगे। अब आप दोनों ही अत्यंत ही विनम्र व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। आप जो झगड़ा नहीं करते हैं, आप जो नाराज़ नहीं होते हैं आम तौर पर,
लेकिन आप इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं एनसीईआरटी से और आप मुकदमा देने की धमकी करने की धमकी क्यों दे रहे हैं एनसीईआरटी पर? कि आपका नाम वे राजनीति और समाज विज्ञान की किताबों से सलाहकार के रूप में यदि नहीं हटाएँगे, तो आप उन पर मुकदमा कर सकते हैं। आप इतने नाराज़ क्यों हैं? अगर एक-एक करके आप दोनों बता सकें। ये दिखने में तो ये बहुत अजीब चीज़ लगती है कि आमतौर पे लोग झगड़ा करते हैं तो वो इसलिए कि हमारा नाम क्यों नहीं दिया है, हमें क्रेडिट क्यों नहीं दिया है, हमारा नाम इसमें लगा दो, इसलिए झगड़े होते हैं, जिसको कॉपीराइट के बारे में होने वाले झगड़े कहा जाता है। हमारा पिछले 1 डेढ़ साल से जो झगड़ा चल रहा है वो इसलिए अजीब है कि हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारा नाम चीफ एडवाइजर की हैसियत से जो आपने लगाया है वो प्लीज हटा दीजिए। ये आज नहीं, मेरे ख्याल से योगेंद्र भाई करेक्ट करेंगे, लेकिन 1 साल पहले भी हमने ये चिट्ठी लिखी थी एनसीईआरटी को कि ये जो आप हमारा नाम इस पे रखने की जिद कर रहे हैं वो गलत है। उसकी वजह ये है कि एनसीईआरटी ने हमारी जो किताबें 2004, 5, 6 में हमने तैयार करने के लिए एनसीईआरटी की मदद की थी, उन किताबों में हाल में पिछले 3, 4, 5 सालों में इतने बदलाव किए गए हैं और वो ना हमसे पूछे बगैर तो हुए ही है, लेकिन वो इस तरीके के हैं कि जिससे इन किताबों का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो लगभग बदलता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ नाम का नहीं है, जैसा योगेंद्र भाई भी बताएंगे मेरे ख्याल से। ये झगड़ा इसलिए है कि किताब तैयार करने की प्रक्रिया कैसे होती है, किताबों में नाम देने की प्रक्रिया कैसी होती है, और आखिरकार इन किताबों का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम ये किताब तैयार करते हैं, बच्चों को किस लिए हम ये पढ़ाना चाहते हैं। वहां मेरे ख्याल से सच्चा झगड़ा है, सिर्फ नाम का झगड़ा नहीं है। लेकिन योगेन भाई जरा आप भी बताइए। देखिए, ये जो विवाद है ये 6 पुस्तकों के बारे में है। ये 6 पुस्तकें जो कि एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने प्रकाशित की है। एक पुस्तक है कक्षा 9 की जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दूसरी पुस्तक है कक्षा 10 की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ये कंपल्सरी है, हर बच्चे को पढ़नी होती है जो कक्षा 9-10 करता है। उसके बाद 2 पुस्तकें हैं कक्षा 11 की और 2 पुस्तकें हैं कक्षा 12 की, जो कि केवल उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेते हैं। ये 6 पुस्तकें जब बनी थी 2005, 6, 7 में, उस वक्त एक देश की कमेटी बनी थी जिसका चीफ एडवाइजर बनने का सौभाग्य प्रोफेसर सुहास पर्शिकर के साथ मुझे मिला था। और सिर्फ हम 2 लोग नहीं, देश के लगभग सभी लोग, सभी वो विद्वान जिन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है, जो 5-10 नाम किसी के भी मन में आएंगे कि अच्छा देश के अग्रणी 5-10 नाम वो हैं, वो सब लोग उसमें शामिल हैं। उन सब लोगों ने मिलकर सोचा था कि अच्छा, अगर इस देश के भावी नागरिक को लोकतंत्र के बारे में कुछ बताना है तो क्या बताना चाहिए, और अगर वो पॉलिटिकल साइंस नामक विषय पढ़ना चाहती है तो उसे उसकी बुनियाद हम कैसे बनाएंगे। 3 साल लगा के बहुत मेहनत से किताबें लिखी गई थी। अ, और उसके बाद विवाद हुए। विवाद कांग्रेस के जमाने में भी हुए। कार्टूनों को लेके विवाद हुआ था। विवाद होना स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा में बहस हुई थी और उसका हमने जवाब भी दिया था। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह के बदलाव शुरू हुए, उन्हें बदलाव कहना गलत होगा। पहले शुरुआत हुई सिर्फ काट-छाँट से, फिर उसके बाद जो तोड़-मरोड़ शुरू हुई, चैप्टर ड्रॉप कर दिए गए, उस पे हम चर्चा कर सकते हैं क्या कुछ किया गया है। चैप्टर ड्रॉप किए गए, सेंटेंस बड़े सफाई से निकाले गए, कुछ इनकन्वीनिएंट सूचनाओं को दबाया गया और अब तो उसके अंदर जोड़ना भी शुरू कर दिया है ऊटपटांग चीजों को। तो कुल मिला के जब हमें लगा कि हमने जो पाठ्य पुस्तकें लिखी थी उसकी आत्मा की हत्या कर दी गई है हर साल, तो पिछले साल तंग आके पिछले साल जून के महीने में, क्योंकि जून के महीने में एनसीईआरटी किताबों का नया संस्करण रिलीज करती है, तो जैसे ही हमें पता लगा हमने कहा कि अब माफ कीजिए, अब आप हमारा नाम हटा दीजिए। नाम का हम क्या कहना है, नाम का महत्व इसमें इसलिए है
कि हर किताब में लेखक इन किताबों का कोई नहीं है, एक कमेटी है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, जिसमें हर किताब पे प्रोफेसर सुहास पलशिकर और मेरा नाम है चीफ एडवाइजर के रूप में। एक तरह से हम चीफ एडिटर थे उन किताबों को। अंतिम रूप से वो किताब किस स्वरूप में जाएगी उसकी जिम्मेवारी हम दो लोगों की थी। हर किताब में एक एडवाइजर है जो कि अलग अलग किताब के अलग अलग है, और हर किताब में कोई 10-15 विद्वानों का नाम है जिन्होंने उस पर्टिकुलर किताब में मदद दी। और उसके अलावा हर किताब में पाठकों के नाम, विद्यार्थियों के नाम और टीचर्स के नाम, मेरी और प्रोफेसर सुहास पलशिकर की एक व्यक्तिगत चिट्ठी है। तो हमने पिछली बार कहा कि भैया एक ऐसी चिट्ठी, चिट्ठी किताब का परिचय देती है। अब मजे देखिए, जो किताब बदल चुकी है उसका परिचय हम अपने नाम से हस्ताक्षर से दे रहे हैं। तो हमने कहा कि माफ कीजिए, अब आप वो चिट्ठी हटा दीजिए और ये जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी है उससे आप हमारा नाम हटा दीजिए। और सिर्फ हमने ही नहीं, उसके बाद 26 विद्वानों ने, 26 पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो कि मतलब एक तरह से हुज हु है इंडिया की पॉलिटिकल साइंस का, उन सब ने भी चिट्ठी लिख के कहा कि हमारा नाम भी आप हटा दीजिए। जून के महीने में चलिए एनसीईआरटी तब कह सकती थी कि देखिए अब तो किताबें छप के आ गई, बहुत खर्चा होगा बदलने में, हम खाली वेबसाइट पे बदल देंगे। हमने उन्हें कहा था कि चलिए इस साल आप खाली वेबसाइट से हटा दीजिए, अगले साल आप हटा देना पूरा। अब उसके बाद एनसीईआरटी ने बजाय वो करने के, तो एक न्यूनतम शराफत की बात है ना, कुछ नहीं मांग रहे, जैसा प्रोफेसर पलशिकर ने कहा, न्यूनतम शराफत थी कि भैया आप नाम हमारा हटा दो, आप छापो। एनसीईआरटी ने क्या जवाब दिया? एक तो हमें जवाब नहीं दिया, उसकी बजाय जो बिल्कुल एकदम ब्यूरोक्रेटिक सा स्टाइल होता है ना, उन्होंने एनसीईआरटी की वेबसाइट पे एक रिलीज लगा दी, कहते अना गुमनाम रिलीज है, ये कहते हुए कि एनसीईआरटी का कॉपीराइट है इन किताबों पे। भैया हमने तो सवाल ही नहीं किया इसके ऊपर। फिर ये कहते हुए कि एनसीईआरटी जो चाहे बदल सकती है। चलिए कोर्ट में बात हो जाएगी, आप क्या बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते, लेकिन मान लीजिए आप बदल भी सकते हैं। फिर उन्होंने कहा हमने तो इन लोगों को क्रेडिट देने के लिए इनका नाम लिखा था। चलिए अहोभाग्य हमारे आपने नाम लिखा था, लेकिन अब जब हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, तो भैया छोड़ दीजिए ना। चलिए पिछले साल कह सकते हैं गफलत हो गई, समय नहीं मिला, क्या हुआ। मजे की बात देखिए, और ये मतलब ये है अहंकार, ये होता है कि उसके एक साल बाद दोबारा जिन 28 लोगों ने कहा है कि हमारा नाम हटा दीजिए, सबका नाम दोबारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसलिए अब झगड़ा नहीं, मतलब एक तरह से झगड़ा क्या करें इन एनसीईआरटी के इन लोगों के साथ। जिस तरह के लोग आज एनसीईआरटी में बैठे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इनसे झगड़ा करना भी थोड़ा विचित्र बात होगी। लेकिन एक ये बिल्कुल लोकतंत्र की, अकादमिक जीवन की, ज्ञान की परंपरा की जो न्यूनतम मर्यादा है, उसकी रक्षा के लिए अब हम कहाँ जाएं? इसलिए अंततः कहना पड़ रहा है कि भाई हम कोर्ट कचहरी की शरण लेंगे यदि आप ऐसा न करें। हम अपने श्रोताओं और दर्शकों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रोफेसर सुहास पलशिकर और प्रोफेसर योगेंद्र यादव जिस पाठ्य पुस्तक निर्माण प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले, 19 साल पहले, 2005 में शुरू हुई थी, और वह 2004 में पहली एनडीए सरकार के जाने के बाद जो यूपीए सरकार आई, उसके बाद एनसीईआरटी में परिवर्तन हुआ और एनसीईआरटी के निदेशक कृष्ण कुमार बने, और तब पाठ्यचर्या में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई और पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई। उसके बाद जो परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें उसके चलते जो नई किताबें बनी, उनमें अलग अलग विषयों की किताबों को बनने की प्रक्रिया और में के बारे में योगेंद्र यादव बतला रहे थे। उसमें से राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान की किताबें अलग अलग क्लासों के लिए किस तरह बनी, उसके बारे में वे बतला रहे थे। उस प्रक्रिया से हम तीनों का ही रिश्ता था। मैं शुरू में कह रहा था कि यह स्पष्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि पाठ्यचर्या जो बदल रही थी, उस समिति में मैं भी था, इसलिए मैं कोई निष्पक्ष श्रोता या दर्शक नहीं हूँ, ऑब्जर्वर नहीं हूँ, कमेंटेटर नहीं हूँ, मैं उस प्रक्रिया में था, इसलिए उस प्रक्रिया के बारे में जानता हूँ और उस प्रक्रिया में हम तीनों शामिल थे। योगेंद्र जी ने वो बात स्पष्ट की है और बतलाया है कि क्यों इस समय सुहास और योगेंद्र
दोनों ने यह पत्र लिखा कि अगर आप किताबों को मन मर्जी बदल रहे हैं, अपने ढंग से लिख रहे हैं, उसमें से अध्याय हटा रहे हैं, नए अध्याय डाल रहे हैं, तो ठीक है, एनसीईआरटी आपकी है, सरकार आपकी है, आप किताब छाप सकते हैं, लेकिन ये आप हमारे नाम से न कीजिए। अनुरोध बस इतना सा है कि हमारे नाम से न कीजिए, हमारा नाम हटा दीजिए हाँ, लेकिन ताकि अपूर्व अपूर्व भाई, उसमें और एक पहलू है। जी, उसमें और भी एक पहलू है। ये जो बदलाव होते हैं, उसके लिए किसी को तो उन्होंने पूछा होगा, किसी से तो सलाह ली होगी। पॉलिटिकल साइंस के जो कोई टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, एक्सपर्ट्स है, एनसीईआरटी के हिसाब से आज के रोज में, उनमें से किसी को तो पूछा होगा। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका नाम लगा दीजिए, ताकि जनता को, पाठकों को, बच्चों को, टीचर्स को ये पता चलेगा कि ये नए विद्वान है भी कौन, जो इस तरीके के राजनीति विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अब ये हाँ, हो रहा है, जिसकी बात हम बाद में शायद करेंगे, कि राजनीति विज्ञान क्या है, उसमें क्या पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में मेरे ख्याल से ये झगड़ा जा रहा है। तो जाहिर है कि यहाँ दूसरा एक विद्वानों का शायद गुट होगा, जो चाहता है कि राजनीति विज्ञान कुछ अलग तरीके से समझाया जाए। तो वो कौन है, इसका तो पता चलना चाहिए। हाँ, यही यानी मजे की बात है अपूर्वानंद भाई, कि जिन्होंने जो अपना नाम जो जो डिसओन कर रहे हैं उनका नाम छापा जा रहा है, और जो लोग बना रहे हैं उनका नाम छुपाया जा रहा है। मतलब पहली बार है इस तरह का, मतलब किसी क्या कहें, विद्रूप है ये, फार्स है ये, हो क्या रहा है। जिन्होंने मेहनत की है उनको श्रेय भी आप नहीं दे रहे हैं, लोगों को बतला नहीं रहे हैं कि इन बेचारों ने इतनी मेहनत की, और जैसा आप दावा कर रहे हैं कि वक्त की मांग के मुताबिक तब्दीली की गई है, तो जिन्होंने यह सुझाया है उनको उसका श्रेय मिलना चाहिए। यही अनुरोध आप दोनों का है कि आप कृपया उन्हें उनके काम का श्रेय दें और हमें बेवजह ना दें उसका श्रेय। अ, यह है। लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ें और ये देखें, इस तर्क पर जाएं कि एक वक्त पाठ्य पुस्तक बनती है, आप उसकी रूपरेखा बनाते हैं और उसे तैयार करते हैं, और हो सकता है कि समय-समय पर उसमें थोड़े संपादन की आवश्यकता पड़े, जैसा कि कहा जा रहा है। अ, और आप वो तरमीम करते रहें उसमें। हालाँकि उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे कि पाठ्य पुस्तक कैसे बनती है और क्यों वह संपादनों के तर्क से परे है। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम उसके पहले लौट आएँ 2004-5 पर, और मैं आप दोनों से अनुरोध करूँगा कि आप अपनी-अपनी बात उस पर कहें कि 2004 में जब एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार, संघीय सरकार गई और नई सरकार आई, जो कि यूपीए की थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, जिसमें अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री बने थे या मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे। उसके पहले एक विवाद चल रहा था, उसे बहुत संक्षेप में बता देना ज़रूरी है जिससे पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाए। वह विवाद था उसके पहले, यानी सन 2000 1999 से एनसीईआरटी की किताबों में जो तब्दीली लाई जा रही थी और उस वक़्त जो पाठ्यचर्या लागू की गई थी, उसको लेकर एक विवाद था। और उसे कहा जा रहा था कि यह स्कूली किताबों का और स्कूली पाठ्यचर्या का भगवाकरण किया गया है। जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, वह था सैफ्रनाइज़ेशन। आप सबको उस बहस की याद होगी। आप सबको उस बहस की भी याद होगी जो उस वक़्त सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी। अरुणा रॉय की तरफ से एक मुकदमा था, जिसमें किताबों को लेकर मुकदमा किया गया था और पाठ्यचर्या को लेकर। आखिरकार वो तकनीकी कारणों से खारिज हुआ। लेकिन वह था कि एनसीईआरटी को यह पाठ्यचर्या इस तरह से लागू करने का अधिकार नहीं है। वो तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। अ, उसमें बात ये थी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की अनुमति के बिना, उसकी सहमति के बिना आप ये नहीं ला सकते, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तकनीकी रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है, ये किया जा सकता है। लेकिन अभी हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत लंबी बहस है। मैं सिर्फ इस पर आना चाहता हूँ कि उस वक़्त की जो किताबें थीं,
या पाठ्यचर्या थी, उसको कहा गया कि एक भगवाकरण हो रहा है। इसलिए 2004 में जब सरकार बदली, तो एक पक्ष से यह मांग उठी कि अब डीसैफ्रनाइजेशन होना चाहिए। जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हो रहा था, वो था डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन जो नई सरकार आई, उसने एनसीईआरटी को निर्देश दिया कि पाठ्यचर्या में परिवर्तन होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसका संदर्भ बिंदु होगा 1992-93 की यशपाल समिति की रिपोर्ट, जो लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट है। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट में पेडागॉजिकल वजहें जो बतलाई गई हैं, शैक्षिक वजहें, जिनसे पाठ्य पुस्तकों का निर्माण का औचित्य साबित होता है, उनको ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए। यानी उस वक्त की सरकार ने यह नहीं कहा कि डिसैफ्रनाइज कीजिए, उस वक्त की सरकार ने यह नहीं कहा कि डिटॉक्सिफाई कीजिए, उस वक्त की सरकार ने यह नहीं कहा कि विचारधारात्मक कारणों से परिवर्तन कीजिए, बल्कि एनसीईआरटी को कहा कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन का रिकमेंडेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए आप ये प्रक्रिया कीजिए। मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों ही इसके बारे में कुछ कहें, क्यों यह बहुत महत्वपूर्ण था और क्यों यह एक तरह से मैं कहूंगा कि अभूतपूर्व था भारतीय स्कूली शिक्षा के मामले में। यानी यह निर्णय कि आप पाठ्यचर्या में परिवर्तन और पाठ्यपुस्तक में परिवर्तन एक पेडागॉजिकल तर्क से करेंगे, न कि विचारधारात्मक तर्क से करेंगे। देखिए, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। आपने पेडागॉजिकल शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब वो जो कि शैक्षणिक दृष्टि से बच्चों को सिखाने की दृष्टि से उपयुक्त हो। दुर्भाग्य से भारत की तमाम पाठ्य पुस्तकों की चर्चा में ये शब्द गायब रहता है। बाकी सब चीजों पे बात होती है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सरकार के मन माफिक है, नहीं मन माफिक है, कभी कभी ये भी कि तथ्य सच है गलत है, इस पे भी बहस होती है। ये सब चीजें रेलेवेंट है, मगर भाई टेक्स्ट बुक पे पहली चर्चा तो ये होनी चाहिए ना कि कौन विद्यार्थी है, किस स्तर का विद्यार्थी है, उसको किस तरह की शिक्षा किस तरीके से सुलभ करवानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए ना। इसके छोड़ के हिंदुस्तान में टेक्स्ट बुक पे हर चीज पे चर्चा होती है और हमेशा इसलिए बहुत हैरानी होती थी। इस लिहाज से 2005 से लेके 2007 तक ये जो प्रक्रिया चली, अनूठी प्रक्रिया थी। इसके लिए प्रोफेसर यशपाल की जो कमेटी जिसका आपने जिक्र किया, उसे श्रेय देना चाहिए। इसके लिए अर्जुन सिंह, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जो अब नहीं रहे, उन्हें श्रेय देना चाहिए। मैंने लेख लिखा है, उनकी राजनीति का मैं बहुत हिमायती नहीं था, लेकिन इस प्रक्रिया में जो उन्होंने कमाल का रोल प्ले किया कि मैं इसमें दखलंदाजी नहीं दूंगा, मैं मंत्री हूं, लेकिन अगर मेरी पार्टी के विरुद्ध भी चीजें लिखी जाएंगी तो मैं उसमें टांग नहीं अड़ाऊंगा। इस पे हम जिक्र करेंगे बाद में, क्योंकि ऐसा प्रसंग आया था और बहुत ही कठिन प्रसंग था। तो अर्जुन सिंह जी की इस लिहाज से याद करना चाहिए, एक ऐसा रोल जो कि आजकल राजनेता नहीं करते हैं। और प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो कि तब एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे, देश के महान शिक्षाविद रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जिस कुर्सी पे कभी कृष्ण कुमार बैठे थे, उस कुर्सी पे आज किस तरह के लोग बैठे हैं, उसका तुलना आप करें तो पता लग जाता है क्या स्थिति हो गई है शिक्षा की इस देश में। अब खूबसूरत बात ये थी कि जब वो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई 2005 से 2007 तक, तब ये केवल एक नई सरकार आ गई है इसलिए चलिए किताबें बदल दें का प्रसंग कतई नहीं था। और सच बात ये है कि राजनीति शास्त्र की किताबों में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ भी नहीं था। 1999 और 2004 के बीच में जो कुछ बदलाव थोड़ा बहुत हुआ था, वो ज्यादातर इतिहास में हुआ था, कुछ दूसरे विषयों में रहा होगा। राजनीति शास्त्र में नाम मात्र की चीजें की गई, क्योंकि सच ये है
कि राजनीति शास्त्र की किताबें, एक आध किताब को छोड़ दें, कक्षा 9 की किताब एक अलग थी, उसका एक प्रोफेसर सिद्ध कविराज की लिखी हुई किताब थी, सुंदर किताब थी। लेकिन मोटे तौर पे दिक्कत ये राजनीति शास्त्र में कम से कम दिक्कत ये नहीं थी कि बीजेपी ने 1999 से 2004 के बीच में कोई सेफ्रनाइजेशन कर दिया था। दिक्कत ये थी कि पिछले 20, 25, 30 साल से जो किताबें लिखी जा रही थी, वो नागरिक शास्त्र की किताबें थी। मतलब वो किताबें राजनीति से परहेज करती थी। अब राजनीति शास्त्र की किताबें थी, राजनीति से परहेज करती थी। ऐसी कोई भी बात अमूर्त तरीके से कुछ बातें कह दी जाती थी, लेकिन मूर्त तरीके से ऐसी कोई बात नहीं कही जाती थी जिसका राजनीति से कोई संबंध हो। अब बताइए, राजनीति शास्त्र की किताब को आप राजनीति का संदर्भ काट के कैसे कह सकते हैं? शायद उनके मन में डर रहा होगा कि वे राजनीति की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। अब राजनीति अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। आप कोशिश कर सकते हैं कि वस्तुपरक तरीके से रखें। तो पहली दिक्कत तो ये थी कि वो किताबें जो थी वो राजनीति से परहेज करती थी। बड़ी विचित्र बात है, इस पे हम विस्तार में बात बाद में कर सकते हैं। दूसरी चीज ये थी कि वो किताबें विद्यार्थियों के लिए नहीं लिखी गई थी। वो किताबें एक तरह से एनसाइक्लोपीडिक स्टाइल में लिखी गई थी, और इसलिए जैसा आपको याद होगा, एनसीईआरटी की किताबें यूपीएससी के बच्चों के लिए विशेष महत्व रखती थी। जो सब एमए करने के बाद पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते थे, उनके लिए उपयोगी पुस्तकें थी। लेकिन क्या वो 8वीं पास करके आए 9वीं कक्षा के बच्चे के लिए उपयोगी थी वो पुस्तकें? जिस नीरस तरीके से लिखी जाती थी, हम तीनों जिस पीढ़ी के हैं, हमें याद होगा, हमने एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ी। मैं तो उससे भी पुरानी पीढ़ी का हूं, हम सब उसी पुरानी पीढ़ी के हैं। लेकिन सिविक्स की जो किताबें थी वो बोरिंग थी। पहला शब्द जो सबके मन में आता है, बोरिंग, जो किसी भी तरह से विद्यार्थी से एंगेज नहीं करती, जिसमें नीरस किताबें थी। नीरस, उपदेशात्मक। भारत का संविधान ये कहता है, अच्छे नागरिक को ये करना चाहिए। और उसमें ऐसी चीजें थी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे उदाहरण देता हूं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है, अब वो इतनी जटिल पद्धति है, सच कहूं तो देश के राष्ट्रपति को भी पता नहीं होगा कि किस पद्धति से होता है। ज्यादा आधे आधे से ज्यादा एमपी को नहीं पता होगा कि क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके जरिए वोट काउंट किए जाते हैं। अब कक्षा 9 के बच्चे को ये सिखाने की क्या आवश्यकता है? उसको आप सिर्फ बता दीजिए कि देश भर के एमपी और एमएलए मिलकर देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इससे फालतू क्या जानने की जरूरत है? फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है? तो जिन चीजों की जरूरत नहीं थी वो सिखाई जाती थी, जिनकी जरूरत थी वो छुपाई जाती थी। तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, यशपाल समिति के बाद, उसके बाद एनसीईआरटी ने एक पूरी पाठ्यचर्या पे विचार करने के लिए पूरा एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया। उसकी रोशनी में, और उसमें सोशल साइंस के बारे में किताब थी। सोशल साइंस का एक वॉल्यूम था जो कि कहता था कि समाज विज्ञान में आपको विद्यार्थियों को कॉन्फ्लिक्ट से, राजनीति से, सत्ता से आंख मीचने की जरूरत नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल की चर्चा में बच्चे शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है। अभी भी एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा है, बच्चों को दंगे के बारे में नहीं बताना चाहिए। मजे की बात यह कि वो भूल गए इसके बाद भी कि उन्होंने 1984 के दंगों के बारे में जो किताब में लिखा है, उस पर लगता है एनसीईआरटी के डायरेक्टर को कोई आपत्ति नहीं है। तो 1984 के दंगे के बारे में बताना चाहिए, लेकिन 2002 के बारे में नहीं बताना चाहिए, शायद उनकी ये राय है। मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चे शब्द का। अब याद रखिए, ये जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो कक्षा 12वीं के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया है। याद रखिए, कक्षा 12वीं का विद्यार्थी अमूमन 18 वर्ष का होता है। याद रखिए कि 18 वर्ष का व्यक्ति इस देश में वयस्क माना जाता है, वो वोट देता है। जो व्यक्ति वोट दे रहा है उसको इस देश के बारे में कुछ मत बताइए, ये जो भावना थी। तो हमारे सामने जो चुनौती थी वो ये थी कि ऐसी पुस्तकें लिखी जो राजनीति के बारे में हो, लेकिन एक तरफा नहीं हो, वस्तुपरक हो, सच बोले, पक्षधर न हो ना। दूसरा, रुचिकर हो, बच्चे को रुचि आए, विद्यार्थी मजे से पढ़े। पॉलिटिकल राजनीति, सिविक्स का मतलब बोरिंग है, चलिए किताब सो जाओ किसी तरह से। उसको रोचक कैसे बनाया जाए और इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाए, पेडागॉजिकल किताबें जिसमें बच्चे जुड़ सकें, कर सकें।
और वो हमारा प्रयास था। और उस वक्त करते वक्त प्रोफेसर सुहास पर्शिकर और मेरा बहुत ही हमारी हर समय कोशिश रही, क्योंकि 2005, 6, 7 है। हम मान के चलते थे कि 2009 में सरकार बदल सकती है, और हमने पहले दिन से अपने आप को ये कहा था कि ऐसी पुस्तक लिखनी है जो कि अगली जिसकी भी सरकार बने वो भी इसको चला सके, सरकार पे निर्भर ना हो पाठ्य पुस्तक। हम किसी सरकार की, किसी पार्टी की, किसी विचारधारा की दृष्टि से ये पुस्तक नहीं बना रहे। हाँ, एक विचारधारा जरूर है जिसका नाम है भारत का संविधान। भारत के संविधान की विचारधारा की दृष्टि से हम इन किताबों को लिखेंगे, और इसमें चाहे जिसको जितनी तकलीफ हो, बाद में जिक्र करेंगे, इस किताब में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं आप कल्पना नहीं कर सकते कि कांग्रेस रिजीम में आप वो बातें लिख सकते थे। मगर हमने तय कर रखा था कि हम पूरा सच बोलेंगे, बिना देखे कि इस वक्त किसकी सरकार है या आज से 4 साल बाद किसकी बन सकती है। और इसका संतोष है कि वो प्रयास हमने किया। तो असली प्रयास हमारा वो था, वो नहीं जो कि लोग समझते हैं। प्रोफेसर सुहास पर्शिकर, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हो। नहीं, योगेन भाई ने काफ़ी विस्तार से चीज़ें बता तो दी है। मैं सिर्फ उसमें ये बात जोड़ना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान हो या और कोई सामाजिक विज्ञान हो, वो पढ़ाने में उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो हमारे लिए एक चैलेंज था कि इन सब्जेक्ट्स को, इन विषयों को स्कूली बच्चे ज़्यादातर के बोरिंग और नीरस समझते आए थे। और इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन चीज़ें जो है, सिद्धांत, संरचना और एक्चुअल प्रक्रिया, ये तीनों कैसे पढ़ाए जाएंगे। पहले जो किताबें हुआ करती थी उनमें या तो सिद्धांत अलग पढ़ाए जाते थे या संविधान की जो संरचनाएं हैं वो अलग से पढ़ाई जाती थी, जिसका कोई मायना नहीं रहता है। वो संरचना जब प्रैक्टिस में काम करती है तब कैसे काम करती है, इसका मतलब स्टूडेंट्स के लिए और राजनीति विज्ञान के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों का बैलेंस करने का हमने इन किताबों में प्रयास किया है। यूं ही आप इस तरह समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, वो एक तरीके से राजनीति विज्ञान के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म जैसा समझा कि ये चीज़ है कि जिसके ऊपर राजनीति विज्ञान का सब इमला, सारी इमारत हम खड़ी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि देखिए, अगर आपको असेस करना है, इवेल्युएट करना है, तो सरकार की आइडियोलॉजी क्या है, किस पक्ष की आइडियोलॉजी क्या है, इससे मत करिए, ये डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के हिसाब से इवेल्युएशन कीजिए। ये इवेल्युएशन का एक स्टैंडर्ड, एक परिमाण हमने इन किताबों में देने का प्रयास किया है। हाँ, हम फिर थोड़ा याद कर लें और हम आगे पीछे जाते आते रहेंगे, इसलिए कि ये जैसा मैंने कहा कि 19 साल पुरानी बात है और अब ऐसा लगता है कि ये किसी और ज़माने की बात है। आप दोनों ही जब ये बात कर रहे थे तो मुझे प्रोफेसर यशपाल याद आ रहे थे बार-बार। और प्रोफेसर यशपाल एक बात कहा करते थे जो मुझे लगा कि उस ज़ुबान में सिर्फ प्रोफेसर यशपाल कह सकते हैं। उनका कहना था कि यार, किताब ऐसे लिखो और बात ऐसे करो कि पढ़ने वाले को समझ का चस्का लग जाए। एक बार अगर उसे समझ का चस्का लग गया तो वो नहीं छूटेगा। इसलिए उनकी आलोचना उसके पहले की पाठ्य पुस्तकों के बारे में वह थी जो योगेंद्र जी कह रहे थे। और ये मुझे बहुत उस वक्त विडंबनापूर्ण लगता था जब हम सब छात्र थे कि यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए लोग एनसीईआरटी की किताबें क्यों पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की, खासकर इतिहास और राजनीति विज्ञान और बाकी की किताबें लोग यूपीएससी की तैयारी करते हुए क्यों पढ़ रहे हैं, या एमए के छात्र भी क्यों पढ़ रहे हैं। तो और उसका कारण यह था कि उनकी पूरी प्रकृति थी वह एनसाइक्लोपीडिक थी, यानी उनमें सूचनाएं भर दी जाएं और एक बेचैनी थी कि जितनी सूचना हो सकती है वे सारी सूचनाएं उनमें रहनी चाहिए, कहीं कोई छात्र किसी सूचना से बच ना जाए, तो हर तथ्य उसमें दिया जाए। और फिर यह बेचैनी भी रहती थी कि आधुनिकतम सूचना दी जाए, आधुनिकतम नहीं, अधुनातन, यानी आज जो परिवर्तन हो गया, जो संशोधन हो गया, उसको भी बता दिया जाए। तो यशपाल का कहना था कि वो मत करो, समझ पैदा कर दो
एक बार तुमने समझ पैदा कर दी तो वो नए तथ्य निकाल लेगा, नए तथ्य उसे मालूम होंगे और वो चीज़ों की व्याख्या खुद कर लेगा। तो इसलिए जो पूरी प्रक्रिया जिसमें आप सब शामिल थे, वह समझ की क्या एक तरीका खोजने की कोशिश थी और उस क्रम में ये किताबें बनी और नई पाठ्यचर्या बनी जो आप लोगों ने बनाई। लेकिन मैं इस पर लौटना चाहूँगा कि अ, अभी यह कहा जा रहा है कि वक़्त के अनुसार किताबों को बदलना चाहिए। जिस प्रकार का जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, उन्होंने भी एक लेख लिखा कि वक़्त के अनुसार किताबों को बदलना चाहिए। आप दोनों ने बतलाया कि दरअसल हम उस विषय को यानी राजनीति और राजनीति शास्त्र को छात्र समझ सकें और वो उनके लिए एक ज़िंदा चीज़ हो सके, एक जीवंत अनुभव हो सके, यह करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें पाठ्य पुस्तक एक भूमिका निभा रही थी। लेकिन उस बहस को थोड़ी देर के लिए स्थगित करके मैं आप दोनों से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करूँगा कि भारत में पाठ्य पुस्तक इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? और क्या यह सिर्फ भारत में महत्वपूर्ण है या पूरी दुनिया में है? यानी पाठ्य पुस्तक एक जंग का मैदान या युद्ध का क्षेत्र क्यों है? इसका कारण क्या है? देखिए, 2-3 वजह हैं। हालाँकि आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि क्यों पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें भी मैं हाँ, कुछ कहूँगा। वो भी मेरी क्या? समझ भरी। लेकिन पहले हाँ, मैं कहूँ कि जो एक लेख भी आपने लिखा था जी, जी, जी। प्रिंट में और मैं उससे कुछ सहमत भी हूँ और कुछ असहमत भी हूँ, लेकिन उस पर हम लोग बात करेंगे। जी, जी, जी। हाँ, देखिए 2-3 कारणों से महत्वपूर्ण रही हैं हमारे यहाँ। पहली तो आप एक बात याद रखिए, इस देश के सामान्य घर में, सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, शहरी घर में भी पाठ्य पुस्तक को छोड़ के कोई और पुस्तक होती नहीं। घर में चले जाइए, घर में कोई किताब है, किसी पूछ लीजिए, आप कहीं गाँव में जाके साधारण या वर्किंग क्लास किसी साधारण शहर की बस्ती में जाके पूछिए, घर में किताब है। या तो कहीं कोई धार्मिक ग्रंथ मिलता है, बहुत कम मिलता है, या कहेंगे हाँ, वो बच्चे की स्कूल की किताब है। पहली बात याद रखिए, ये एकमात्र किताब है घर में। दूसरा, शिक्षक के लिए भी एकमात्र गाइड है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक के पास 5-10 और दूसरे सोर्स हैं, जिससे कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो एक तरह से अध्यापक के लिए को गाइड करने वाली भी ये एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कि अध्यापक इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की परंपरा नहीं है कि किताबों के साथ, किताबों के पीछे अध्यापकों के लिए विशेष किताबें लिखी जाएँ, जो कि होना चाहिए दुनिया भर में। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, उसके संसाधन नहीं है, उतनी ट्रेनिंग नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है। तीसरा, पॉलिटिकल साइंस में और कुछ चीज़ों पे दरअसल आज तक कभी भी आधिकारिक रूप से कुछ लिखा ही नहीं गया था। जैसे इमरजेंसी, भारत की किसी भी आधिकारिक किताब में आज तक, सब ये किताब छपने से पहले कभी भी आधिकारिक रूप से इमरजेंसी के बारे में कुछ बयान था ही नहीं। या 1984 कह लीजिए, तमाम किस्म की चीज़ों के बारे में। तो टेक्स्ट बुक एक तरह से इतिहास का पहला प्रारूप भी है। और ये वाली टेक्स्ट बुक खास तौर पे जिसमें हम 1947 से बाद की चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, वो टेक्स्ट बुक हमारे इतिहास का पहला प्रारूप है, जिसके कारण बहुत झगड़े और तमाम तरह की खींचतान होती है। और अ, और साथ में ये भी है कि हमारे यहाँ सिलेबस से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है टेक्स्ट बुक हमारे देश में। दुनिया में ऐसा नहीं होता। आमतौर पे सिलेबस बता दिया जाता है और कहा जाता है जिस स्कूल को जो टेक्स्ट बुक करनी है, अपने बुक अपनी करनी है। और टेक्स्ट बुक तो होती भी नहीं, कई दुनिया के तमाम देशों में स्कूल में टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल ही नहीं होता। कहा जाता है ये विषय है, उसको पढ़ने के लिए फलां बुक का ये चैप्टर पढ़ लीजिए, फलां वेबसाइट से कुछ देख लीजिए इत्यादि। हमारे यहाँ सिलेबस में क्या लिखा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक बहुत केंद्रीय बन गई है। ये कहने के बाद एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस सब समझ के साथ प्रोफ़ेसर पलशिकर, मैंने, देश के 30-40 विद्वानों ने अपने काफ़ी समय लगाया किताब लिखने में।
उसके बाद मेरे ज्ञान चक्षु खुले किताब लिखने के बाद मैं अपने गाँव गया। गाँव में गया तो हमारे गाँव में तब हरियाणा सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों को एडॉप्ट कर लिया था, तो मैं बड़ा खुशी-खुशी गाँव गया, गुरुजी के पास गया कि गुरुजी ये कुछ किताबें आई हैं, सुना है नई किताबें कैसी लग रही हैं आपको? उन्होंने कहा हाँ, अच्छी हैं। उनकी बस मूंछ हिलाने के तरीके से मुझे लगा कि नहीं, उन्हें शायद ये पता नहीं है कि नई किताबें आई हैं। तो मैंने पूछा कि गुरुजी जो नई वाली आई हैं उसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। कहते हाँ, हाँ, अच्छी हैं। मुझे फिर लगा कि शायद इन्हें पता है। मैंने कहा वो जिसमें रंग-बिरंगे से कार्टून हैं, जिसके अंदर ये है, क्योंकि कैसे बताऊँ उनको कि नई वाली किताब कौन-सी है? उन्होंने कहा कार्टून? ना, ना ऐसी तो कोई चीज़ ना है। अब मैं और सांसत में था कि भई क्या करूँ? फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप को किस चीज़ से पढ़ाते हैं? तो गुरुजी ने मेरे सामने वो किताब हाज़िर कर दी, जो कि निश्चित ही नए सिलेबस पर आधारित थी, नई पाठ्य पुस्तकों पर आधारित थी, लेकिन वो गाइड बुक थी, कुंजी थी। और उस कुंजी में हमारे दिए हुए तमाम सवालों का समाधान था। तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम मतलब आपके ज्ञान चक्षु खुल गए। मतलब वो जितना एकदम सारा अहंकार जो था वो घुल के एकदम मिट्टी में मिल गया और पता लगा कि टेक्स्ट बुक का क्या महत्व होता है। तो मैंने एक ज़्यादा गंभीरता से कहें तो टेक्स्ट बुक जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अध्यापक या अध्यापिका जो उससे पढ़ाएगी। और उन विचारों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा पद्धति। परीक्षा पद्धति आपसे जो करवाएगी, टीचर तो वही पढ़ाएगा। और परीक्षा पद्धति में अगर बता दिया जाता है कि बॉक्सेस जितने भी हैं, उन वो एग्ज़ाम में नहीं आएँगे। हमने बॉक्सेस देके बड़ी-बड़ी रोचक सूचनाएँ दी थी, फ़िल्मों के बारे में बताया था। मगर एक फरमान आ गया कि बॉक्सेस के बारे में सवाल नहीं आएँगे। टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया और वो टेक्स्ट बुक में होने के बावजूद भी गुम हो गई वो चीज़ें। तो एक तो इसलिए एहसास हुआ, दूसरा मेरे मन में मैं जानता हूँ उस पे आप शायद सहमत ना होंगे, प्रोफ़ेसर पलशीकर शायद सहमत ना हों और प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार ने लिखकर मुझसे असहमति ज़ाहिर की और ज़ाहिर है वो मुझसे 100 गुना ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन मेरे मन में बार-बार ये सवाल आया कि देखो, हमने किताबें लिखी, संविधान के मूल्यों के अनुरूप किताबें लिखी और उन किताबों को पढ़ के जो बच्चे आए होंगे, उन पे हम सर्वे भी किया करते थे और सर्वे दिखाते थे कि वो बच्चे जो हमारी किताबें पढ़ के आए होंगे, वो बीजेपी को वोट दे रहे थे, वो जय श्री राम में लगे हुए थे, वो मुसलमानों के बारे में ऐसी-ऐसी धारणाएँ रखते थे जो कि संविधान सम्मत नहीं है, लोकतंत्र सम्मत नहीं है। तो वो भी मेरे लिए एक और कहिए अहंकार घुलने का एक और मोमेंट था कि नहीं, अपनी औकात में रहो, लिख लिए कोई बात नहीं, इससे दुनिया नहीं बदलने वाली। प्रोफ़ेसर पालशेखर? हाँ जी, मैं कह रहा था कि योगेंद्र भाई जो कह रहे हैं, उसमें तथ्य तो ज़रूर है। और उस तथ्य के ज़रिए हमने ये भी मानना ज़रूरी है कि हमने बहुत बड़ा कुछ क्रांतिकारी कार्य नहीं किया है। फिर भी मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा का व्यवहार है, उसमें ये सब चीज़ें अपना-अपना अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि आप किस तरीके से कोर्स या करिकुलम की इमेजिनेशन आपकी क्या है? आप करिकुलम को क्या समझना चाहते हो? दूसरा ये है कि पढ़ाया कैसे जाता है? तीसरा ये है कि उसको पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक वेपन की तरह कितना इस्तेमाल किया जाता है? और फिर चौथी बात ये है कि इस सब का मिलके फाइनली एग्ज़ामिनेशन में, परीक्षा में किस तरीके से इसका मूल्यांकन होता है? ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि फ़िलहाल तो हम सिर्फ़ टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें टेक्स्ट बुक हमारे शिक्षा व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका पार फुलफ़िल करता है। वो ये है कि कोर्स में क्या है, करिकुलम में क्या है, उसका कॉन्क्रिटाइज़ेशन टेक्स्ट बुक के ज़रिए होता है। इसलिए टेक्स्ट बुक महत्वपूर्ण है। ये एक बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक्स में आप जब पॉलिटिकल साइंस हो या और समाज विज्ञान हो पढ़ाते हैं, तब आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एक तो ये है कि इसमें इमीडिएट कंट्रोवर्सी की बातें क्या है और दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें स्टूडेंट्स तक, बच्चों तक जाना महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से हमने जो 4, 5, 6 में किया
वो इसका बैलेंस करने का एक प्रयास किया है। ये दोनों चीज़ें हमने, और इसीलिए योगेन भाई ने जैसे कहा कि इमरजेंसी के बारे में हो या ऐसे कई चीज़ें हैं हमारी राजनीति में जिनके बारे में टेक्स्ट बुक में कभी बात की नहीं गई थी। हम गवर्नर की पावर्स क्या है ये पढ़ाते रहे, लेकिन गवर्नर कंट्रोवर्शियल क्यों होता है ये हमने कभी पढ़ाया नहीं था। वो पढ़ाने का मौका इन टेक्स्ट बुक की वजह से हमें मिला, और मुझे लगता है कि ये एक स्टेप हम आगे चल सके इन किताबों की। जाहिर है इसकी वजह से कंट्रोवर्सी तो जरूर होगी, लेकिन उस कंट्रोवर्सी को कैसे देखा जाए। आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सिलेक्टिव है कि ये सेंटेंस होगा कि नहीं, इस घटना पे बात होगी कि नहीं, जैसे अयोध्या के बारे में बात होगी कि नहीं, ये कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी अगर करना है तो इस बात में पे करना चाहिए कि भारत की राजनीति कैसी पढ़ाई जाए, भारत की राजनीति के ऐसे कौन से पड़ाव है जो राजनीति की किताब में आना चाहिए और आना नहीं चाहिए। अगर हमारे विपक्ष में ऐसी कोई बात रखी जाए तो मेरे ख्याल से हमारे लिए भी वो एक अच्छा चैलेंज रहेगा। फिर हमें ये दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इन किताबों में सचमुच कुछ गलती की है कि नहीं की है। सचमुच राजनीति विज्ञान में कुछ कंट्रोवर्सी होती है कि नहीं होती है, इस बात पे राजनीति विज्ञान में भारत में कुछ भी बहस होती नहीं है। भारत का राजनीति विज्ञान या तो बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है या बिल्कुल पार्टीजन हो जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो सब बहस चल रही है वो इन एक तरीके से बचपना जैसी बहस लगती है। हाँ, यानी फिर पूरी बहस इस पर आके टिकी हुई है जो शुरू से ही भारत में पाठ्य पुस्तकों को लेकर होती रही है, और इसलिए वो प्रायः इतिहास की किताबों के इर्द-गिर्द घूमती है कि आप पाठ्य पुस्तक में कौन-सा तथ्य देंगे और कौन-सा तथ्य नहीं देंगे। किस व्यक्ति को शामिल करेंगे, किस व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे। वह विषय या वो मुद्दा समझ में आएगा कि नहीं, यह हमारे लिए विचारणीय नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपने फलां राजा का नाम दिया, लेकिन फलां का नहीं दिया। फलां को आपने महान कहा और फलां को नहीं कहा। तो इतिहास की किताब में बहस इस पर होती है कि आपने अकबर द ग्रेट कहा, महाराणा प्रताप द ग्रेट नहीं कहा। तो बहस यहाँ आकर टिक जाती है। पहली बार अगर हम थोड़ा और इस बहस को एक दूसरे स्तर पर ले जाएं, जैसे योगेन जी ने कहा, और उससे एक बात निकलती है कि पाठ्य पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों उसको लेकर इतना ज्यादा जो पाठ्य पुस्तक ग्रस्तता है हमारी, वो क्यों भ्रामक है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत के करोड़ों बच्चों के पास सामग्री एक ही है और करोड़ों घरों में सामग्री एक ही है, वो किताब है, ये स्कूल की किताब। इसलिए उस स्कूल की किताब को बनाने की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। एक तरह से अगर मैं एक सरलीकरण करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो पौष्टिक आहार है। यानी भारत के करोड़ों बच्चों को सिर्फ मध्याह्न भोजन मिलता है, पौष्टिक आहार। तो इसलिए आप उसको काम चलाऊ नहीं बना सकते। आपकी जिम्मेवारी है कि वो पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि वह एक आहार जा रहा है उसके। तो इसलिए पाठ्य पुस्तक पौष्टिक होनी चाहिए और वो बहुत सावधानी से बनाई जानी चाहिए, क्योंकि वह एकमात्र साधन है, एकमात्र जरिया है। इसलिए आप उसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेवारी उस बच्चे के प्रति है, उस पाठक के प्रति है जो उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहा है। और जैसा योगेन जी ने बताया कि वह शिक्षक के लिए भी एकमात्र जरिया है। ज्यादातर शिक्षक उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी से पाठ्य पुस्तक ग्रस्तता का से भी निकलना चाहिए, क्योंकि और यह बात मैं अक्सर सोचता रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन 1 मिनट में। ये आज से 8-9 साल पहले हैदराबाद में एक सभा में मैं था, और वहाँ 2 लोग उठे सभा वक्तव्य के बाद। उसमें एक महिला उठी जिनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास होगी, और उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में माहौल ऐसा ही था। तो वो 30 वर्ष के आसपास की थी।
और उसके बाद जो दूसरे सज्जन उठे वे मेरी उम्र के थे और उन्होंने कहा कि मेरी कक्षा में माहौल वही था। यानी तब मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी उम्र के थे वे तो कोई सैफरन पाठ्य पुस्तक से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी कक्षा में भी माहौल वही क्यों था। तो जो योगेंद्र जी कह रहे थे कि पाठ्य पुस्तक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भी थोड़ी मूर्खता हो सकती है, क्योंकि शिक्षा आपको चारों तरफ से मिल रही है, फिल्मों से मिल रही है, नारों से मिल रही है, आपके चारों तरफ जो माहौल है उससे मिल रही है, और पाठ्य पुस्तक उसमें बेचारी एक चीज है जो उससे कितना लड़ेगी, नहीं लड़ेगी या ढल जाएगी उसमें, यह उसके सामने एक सवाल है। लेकिन वहां से अगर हम निकल आए और इस बात पर आए कि आप लोग जब किताब बना रहे थे और जैसा आपने कहा कि आपने यह तय किया कि राजनीति को कैसे समझा जाएगा और भारत की राजनीतिक यात्रा में कौन-कौन से पड़ाव, कौन-कौन सी घटनाएं ऐसी होंगी जिनको देकर ही समझाया जा सकेगा कि भारत की राजनीति जैसी है वैसी क्यों। और ऐसा करने में जैसे योगेंद्र जी ने बतलाया कि तत्कालीन सरकार के लिए जो बहुत कुछ असुविधाजनक हो सकता था वो आपने उसमें डाला, वे उन चीजों का जिक्र किया उसमें। जैसे आपने आपातकाल का जिक्र किया, आपातकाल पर चर्चा की पाठ्य पुस्तक में, आपने 1984 के बारे में बात की। तो इस निर्णय पर आप लोग कैसे पहुंचे कि हमें यह सब कुछ करना है और वो प्रक्रिया क्या थी, अगर आप दोनों समझा सकें। मेरे ख्याल से इसमें दो चीजें हमारे मन में थी। पहली बात तो ये थी कि भारत की लोकतंत्र और लोकतंत्र की राजनीति जो है उसकी उपलब्धियां क्या हैं, किस तरीके से यहाँ चुनाव हो पाए, किस तरीके से यहाँ चुनाव में एक पार्टी जाके दूसरी पार्टी आ सकी, उसमें बदलाव कौन से हुए, कंपटीशन के या कंपेटिटिव पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, स्पर्धात्मक चुनावी राजनीति जिसको कहते हैं, उसमें क्या बदलाव हुए, ये एक बात थी। लेकिन दूसरी बात ये थी कि चुनावी राजनीति के परे आगे चल के और कौन से चैलेंजेस यहाँ के लोकतंत्र ने फेस किए हैं, किनका सामना किया है, वो जब हम देखने लगे तब हमें लगा कि ये दो तीन चीजें कहना जरूरी है। एक तो इमरजेंसी है, दूसरा ये है कि वायलेंस, जो कम्युनल वायलेंस ज़्यादा तरह से है, उसका स्टूडेंट्स को हमने परिचय करा देना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तीसरा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो आंदोलन होते हैं, लोगों के सामाजिक उठाव होते हैं, वो लोकतंत्र के लिए अहम महत्व रखते हैं, ये बात कहना जरूरी है। ये तीन चीजें अगर आप देखें, चुनावी राजनीति, लोकतंत्र पे होने वाले हमले या उनके सामने होने वाली चैलेंजेस, और तीसरा एक अलग तरीके का माहौल जिससे बनता है वो सोशल मूवमेंट्स का विश्व, इन तीनों से हमारा लोकतंत्र और उसकी राजनीति बनती है। ये धारणा इस किताब के पीछे, जहाँ 12वीं कक्षा की किताब है उसके पीछे थी। जहाँ तक आम तौर पे आप अप्रोच की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारी धारणा ये थी कि लोकतंत्र एक ऐसा हथियार है कि जिसके जरिए हम राजनीति विज्ञान पढ़ा सकते हैं, और इसलिए 9वीं और 10वीं कक्षा में जो किताब है वो लोकतंत्र के बारे में है, वो सिर्फ भारत के बारे में नहीं है। तो लोकतंत्र किस तरह चलता है, किस तरह विश्व की दुनिया की बाकी हिस्से में वो उभर के आया नहीं आया, इसका भी परिचय वहाँ करा दिया था। लेकिन योगेंद्र भाई शायद और बताएंगे। देखिए, ये जो ज्यादातर विवाद हुए हैं राजनीति शास्त्र की किताबों के, वो अधिकांश कक्षा 12वीं की एक पुस्तक के बारे में है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारतीय राजनीति। ऐसी कोई किताब पहले हुआ ही नहीं करती थी। आपको ध्यान होगा अपूर्वानंद जी, एनसीईआरटी की किताबों पे बहस पहले भी हुआ करती थी, 80 के दशक में भी थी, 90 के दशक में भी होती थी, मगर आपने पॉलिटिकल साइंस की किताब के बारे में कभी कोई बहस नहीं सुनी होगी।
क्योंकि उसमें बहस करने लायक कुछ था ही नहीं। उसमें सहमत असहमत होने वाला कुछ मामला ही नहीं था। संविधान की चीजें बताई गई थी इतने सपाट तरीके से कि आप उससे कैसे असहमत होंगे ऐसी चीजों से। मतलब उसको पढ़ के नींद ज़रूर आ जा सकती थी। मैं ये कह रहा हूँ उसको पढ़ के नींद आ सकती थी, बहस कैसे यही ऐतराज हो सकता था, और क्या करें इस पे। जी। जो हमारी चुनौती थी और जो हमने महसूस किया कि जब हम एमए में पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से बात करते थे, तो उनके लिए इतिहास सन 1947 में रुक गया था। उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में पता था, उन्हें सिविल नाफरमानी के बारे में पता था, उन्हें भारत जोड़ो आंदोलन के बारे में पता था, लेकिन भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ 60-50 के दशक में, उसके बारे में उन्हें कतई पता नहीं था। वो गांधी जी के साथ साथ तमाम दूसरे नेताओं को जानते थे, लेकिन ये इंदिरा गांधी, चरण सिंह, ये कौन लोग थे, इनका नाम नहीं पता होता था विद्यार्थियों को, क्योंकि 1947 में उनके लिए इतिहास बंद हो गया था और उनसे 2007 का या 2017 का विश्लेषण करने को कहा जाता था। बीच में 60 साल में क्या हुआ, कोई सूचना नहीं थी। इसलिए हमने तय किया कि हम ये तो बताना हमारा फर्ज है, नहीं तो कैसे समझेगा कोई विद्यार्थी। आज कहते हैं सो समाजवादी आंदोलन, कौन था समाजवादी आंदोलन, कुछ पता ही नहीं लगता। कम्युनिस्टों की क्या भूमिका रही, जनसंघ और बीजेपी कैसे बनी इत्यादि, इसका तो कोई सूचना नहीं थी। तो हमने फैसला किया, और ये बहुत जोखिम भरा फैसला था, कि हम एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि विद्यार्थी को 1947 से कहानी शुरू करेगा, देश की आजादी से। और अब तक में हमने इतना सावधानी जरूर रखी कि जो बिल्कुल हाल ही की घटनाएं हैं उन पे थोड़ा कम बोलें, ताकि इसमें एक थोड़ी सी दूरी रखें इसके बारे में, लेकिन बाकी के बारे में कुछ बॉस बेसिक सूचनाएं दें। अब आप ही बताइए कि अगर किसी ने आजादी के बाद के भारत का इतिहास बताना हो, राजनीति का, या वो इमरजेंसी पे चुप रह सकता है क्या? जाहिर है नहीं रह सकता। और उसका दो पैरा में जिक्र करके भी आप नहीं चल सकते, क्योंकि देश के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा उस वक्त का हमला वही था। तो हमने तय किया कि हम एक पूरा चैप्टर लिखेंगे इसके बारे में, इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बारे में जो कुछ सच था सारा लिखेंगे। जैसे इमरजेंसी का वो अध्याय बताता है ईमानदारी से इस बात को कि प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट की राय लिए इमरजेंसी घोषित की थी। ये इतिहास का तथ्य है। ये असंवैधानिक था, लेकिन ये तथ्य है। ये बताना हमारा फर्ज है बच्चों को कि ऐसे हुआ। फिर इमरजेंसी के दौरान जितने भी एक्सेसेस हुए, चाहे वो राजन कांड हो, चाहे वो तुर्कमान गेट कांड हो, इन सब की सूचना देना, और उस समय सेंसरशिप कैसे की गई थी इत्यादि, प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले जिक्र किया है। हमें इमरजेंसी को भूलना नहीं चाहिए। मेरा मन था बताने का, प्रधानमंत्री जी हम एग्जैक्टली ये काम किया है, वो पाठ्य पुस्तकों ने ये काम किया है, बच्चों को बताया है कि इमरजेंसी क्या थी। और इसके लिए मैं, देखिए, कुछ भी कहिए, अर्जुन सिंह जी को मैं इसकी बहुत दाद देता हूँ। कोई छुपा के हमने नहीं किया था। किताब बन के अर्जुन सिंह जी के पास भेजी गई थी कि देखिए ये किताब आने वाली है, और क्योंकि इस पे संसद में आप पे ही हमला होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किताब आने वाली है। उस सारे प्रसंग पे मैंने एक लेख भी लिखा है, लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि सब कुछ पढ़ने के बाद उस किताब, उस चैप्टर का एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला था, और उसमें प्रोफेसर यशपाल की बहुत बड़ी भूमिका थी वो करवाने में। लेकिन वो सब बातें बतानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा 1984 में क्या हुआ था इस देश में, आपको बताना पड़ेगा 2002 में क्या हुआ था इस देश में। ये आप नहीं बताएंगे तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा समझेगा कि क्या हो रहा था। राम जन्मभूमि आंदोलन क्या था, 1992 में क्या हुआ था वहां कोई बाबरी मस्जिद में। तो ये सब चीजें तो बतानी पड़ेंगी ना। और हमारी चुनौती यही थी, जैसा प्रोफेसर पॉल्शीकर ने कहा, कि हम एक तरफा ना रहे, पूरा सच बताएं, किसी एक विचारधारा की दृष्टिकोण से नहीं, किसी एक पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं, किसी एक सरकार के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन वो बताते हुए हम ना तो चुप्पी बरतें, ना एक तरफा पार्टीजनशिप करें। और उसके लिए केवल हम दोनों ने प्रयास नहीं किया था, उसके लिए एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर एक स्ट्रक्चर बनाया था। एक हमारे अलग अलग चैप्टर्स के लेखक थे जो लेख लिखते थे, उसके बाद एडवाइजर,
और हम दोनों मिलके उसको पूरा एक एक शब्द उसका देख के पुनर्लेखन भी करते थे जहां जरूरत होती थी, पुनर्लेखन होता था। उसके बाद एक टेक्स्ट रिव्यू कमेटी थी। वो रिव्यू कमेटी जिसमें हम में से लिखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, वो उसकी जांच करती थी। उसने जांच की। इस पुस्तक के लिए चूंकि हमें पता था ये पुस्तक बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है और हम चाहते थे कि कोई तथ्यात्मक भूल ना हो, इसके लिए हमने 3 विशेषज्ञों को भेजा। ये पुस्तक सुनील खिलनानी, रामचंद्र गुहा और महेश रंगराजन, 3 लोगों को हमने पुस्तक भेजी कि आप अलग से भी देख लीजिए कि कोई तथ्यात्मक भूल ना हो। उसके ऊपर एक और कमेटी विशेष रूप से एनसीईआरटी ने बताई केवल और केवल इस पुस्तक के लिए, जिसमें जिसे कहते हैं ना सस्वर पाठ हुआ इस पुस्तक के एक एक वाक्य का, और जहां पूछा गया कि अच्छा इसका आधार क्या है, आपने ये शब्द लिखा है, इसका प्रूफ क्या है आपके पास। इतनी सब छलनियों से गुजरने के बाद ये पुस्तक बनी थी। अ, और इसलिए मेरा कई बार होता है कि अ, वैसे तो विश्वास करना चाहिए कि जो लोग उसमें परिवर्तन कर रहे हैं वो भी इतनी सावधानी लेके परिवर्तन कर रहे होंगे, लेकिन अगर देश को पता लग जाए कि वो कितनी कितनी सावधानी ले रहे हैं तो कितना अच्छा होगा। यानी एक सुचिंतित प्रक्रिया थी, जिसको आप अकादमिक प्रक्रिया कह सकते हैं, एक प्रकार से। अ, आप किसी भी किताब को लिखने में या शोध पत्र को लिखने में और उसे प्रकाशित करने तक जो सावधानियाँ बरतते हैं, वही सावधानी इस किताब में बरती गई। तो ये अच्युत, सब एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं। हाँ, किस्सा ये है कि वो इमरजेंसी वाला वैसे किस्सा तो लिख चुका हूँ, ये किस्सा मैंने नहीं लिखा है। किताबें जब बन के आई तो 6 महीने 1 साल के बाद लोकसभा में उस पर हंगामा हुआ। स्वाभाविक है, किताबें आई हैं लोकसभा में, इसकी स्क्रूटनी हो, स्वाभाविक बात है। और बीजेपी ने तय किया कि बीजेपी इन किताबों पे हमला करेगी, जो समझ आता है, इसकी जांच हो। तो अखबार में आया कि कल लोकसभा में बीजेपी ने इस पे बहस का नोटिस दिया है। मैंने देखा तो मैंने बीजेपी के एक बड़े लीडर को फोन किया, उनका नाम नहीं बताऊंगा, पढ़े लिखे आदमी हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मोदी जी के तहत भी मंत्री रह चुके हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये आप कल इस पे विवेचना करना चाह रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, होनी ही चाहिए संसद में विवेचना। आप ऐसा कीजिएगा, इस पुस्तक का आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, मैं आपके पास पुस्तक भिजवा रहा हूं, इसका इमरजेंसी वाला अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप तय कर लीजिएगा आपको हमला करना है कि नहीं करना। तो शरीफ आदमी थे, मैंने तुरंत मोटरसाइकिल पे किसी के हाथ उनके पास ही एक पुस्तक भेजी, उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उस दिन उनका फोन नहीं आया, पर अगले दिन संसद में उन्होंने हिंदी की किताबों पे हमला बोला, पॉलिटिकल साइंस पे चुप रही बीजेपी। और उसके बाद कई दिन बाद उनका फोन आया, कहते हुए योगेन जी आपको बधाई देना चाहता हूं, मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग ये सब बातें लिख पाओगे कांग्रेस के रिजीम के दौरान, है ना? तो अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो उसका असर होता है। और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, और आज जबकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चर्चा, ये वो दिन है जब इस देश पे इमरजेंसी लागू हुई थी, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि प्रधानमंत्री एक बार वो इमरजेंसी वाला अध्याय पढ़ लें जो कि हमने लिखा है। और केवल ये नहीं कि कांग्रेस के लिए अनकंफर्टेबल थी, मुझे याद है जब हम 1962 के बारे में लिख रहे थे, चीन युद्ध के बारे में, तो लेफ्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी थे, उनको बहुत एतराज था। अरे आप लिख रहे हैं कि चीन ने भारत पे हमला किया, आप लिख रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि एक तरह से हमें सेटबैक हुआ था देश को उस वक्त, जिस बात को फैक्चुअली रिकॉर्ड किया गया उस पुस्तक में। वो बेहद परेशान थे, लेकिन अंततः उस सच को रिकॉर्ड किया गया। तो जो भी अंत वो हो, तो कोशिश की गई थी ईमानदारी से पूरा सच बताया जा सके। हाँ, तो मुझे ये याद आ गया और इसमें मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि योगेन जी जिस वाक़ये की बात कर रहे हैं, यानी एक तरह से राजनीति शास्त्र पर हमला वो नहीं हुआ, लेकिन हिंदी की किताबों पर हो गया और वो 2006 की बात है। 2006 जब सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद अ, और कई लोगों ने मिलकर, मुरली मनोहर जोशी, इन सारे लोगों ने मिलकर हिंदी की किताबों पर हमला किया। और वो बहुत दिलचस्प है और वो सिर्फ प्रसंगवश मैं बतला रहा हूँ कि पाठ्य पुस्तक पर बहस का पूरा परिप्रेक्ष्य स्पष्ट हो जाए
क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि राजनीति शास्त्र की किताबों पर भी थोड़ी बहस हुई थी, कार्टूनों को लेकर, आगे हम इस पर बात करेंगे, और इतिहास हमेशा बहस के दायरे में रहता था, लेकिन हिंदी की किताब पहली बार बहस में आ गई। और वो इसलिए दिलचस्प था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई लेखकों और रचनाओं को चुना हमले के लिए। उन्होंने चुना अवतार सिंह पाश को, कहा कि अवतार सिंह पाश नक्सलवादी थे, इसलिए उनकी रचना पढ़कर छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एम.एफ. हुसैन की आत्मकथा का अंश नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एम.एफ. हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं को गलत ढंग से चित्रित किया है, उसका बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम, इस कहानी पर उन्होंने हमला किया, यह कह के कि यह दलित विरोधी कहानी है। मोहन राकेश की एकांकी अंडे के छिलके, इस पर हमला किया उन्होंने, यह कह के कि ये कन्या विरोधी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक कविता जिसमें छोकरी शब्द आता है, उन्होंने उस कविता पर हमला किया, यह कह के कि छोकरी शब्द कन्या के लिए अपमानजनक शब्द है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का अंश था अपनी खबर का, उस पर उन्होंने हमला किया, यह कह के कि यह ब्राह्मण विरोधी है। तो प्रेमचंद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मोहन राकेश, अवतार सिंह पाश, एम.एफ. हुसैन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन सब की रचनाओं पर हमला हुआ। वह बहस बहुत लंबी चली काफ़ी, और उसमें एक समिति बनानी पड़ी रिव्यू करने के लिए। और अब तक मुझे याद है, और ये इसलिए बहुत विडंबनापूर्ण है, कि उस हमले में दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हो गए थे, वामपंथी दलों के लोग भी, और उन सब ने मांग की कि जिन्होंने भी यह कृत्य किया है उन पर कार्रवाई की जाए। तो अर्जुन सिंह ने खड़े होकर जवाब दिया कि इनमें से बहुतों पर कार्रवाई करने के लिए हमें बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज्यादातर स्वर्गीय हो चुके थे, प्रेमचंद, अवतार सिंह पाश, मोहन राकेश, सारे लोग। तो बहस जिस तरह हो रही थी वो बहुत यानी भारतीय जनता पार्टी एक रास्ता खोज रही थी बहस करने का और या हमला करने का, और उसने वो हिंदी की किताबों में देखा, राजनीति शास्त्र में वो उस वक्त नहीं देख पाए। अब जाकर राजनीति शास्त्र की किताबों में परिवर्तन हो रहा है, और हम थोड़ा इस पर बात कर लें कि इसके पीछे नजरिया क्या है। जैसे यह कहा जा रहा है कि हम वैसे प्रसंगों को हटा रहे हैं जो प्रसंग नकारात्मक दिमाग पैदा कर सकते हैं, तो हम पॉजिटिव चाइल्ड पैदा करना चाहते हैं, एक सकारात्मक दिमाग पैदा करना चाहते हैं, तो हम हिंसा के प्रसंग उनके सामने क्यों लाएं, दंगे के बारे में उनसे बात करें क्यों करें, वायलेंस के बारे में बात क्यों करें। और ये बहस थोड़ी गहरी है, सिर्फ अभी के लेकर नहीं, क्योंकि उस वक्त भी जब चर्चा हो रही थी तब बार बार रचनाओं के चयन को लेकर मुझे साहित्य में याद है और बाकी जगह ये हो रहा था कि हम बच्चों को किन प्रसंगों से परिचित कराएं और किन से ना कराएं, कौन से असुविधाजनक प्रसंग हैं जिनसे परिचित कराना उचित है, नहीं उचित है। तो मैं इस पर थोड़ा चाहूंगा कि आप बात करें कि पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य सकारात्मक बच्चा तैयार करना, बच्चा फिर तैयार करना है, पॉजिटिव माइंड तैयार करना है, क्या उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक का? ये हमारी सिर्फ सोशल साइंस की किताबों के लिए नहीं, बल्कि सब पाठ्य पुस्तकों के लिए हम ये मानना पसंद करेंगे कि टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक और शिक्षा, ये दोनों का उद्देश्य बेसिकली क्रिटिकल माइंड तैयार करना है, सवाल पूछने वाला दिमाग तैयार करना है, ना कि अच्छा नागरिक, पॉजिटिव नागरिक, नेगेटिव नागरिक। ये सब कैटेगरीज जो है, पॉजिटिव नेगेटिव नागरिक, ये कैटेगरीज मेरे ख्याल से कॉलोनियल माइंडसेट की है, जहां आप एक पावर है और आपको जैसा चाहे उस तरीके का नागरिक बनाना आपका एक उद्दिष्ट रहता है। लोकतंत्र में तो सकारात्मक या नकारात्मक से परे होके सिर्फ क्रिटिकल माइंड वाला नागरिक तैयार करना, ये चुनौती शिक्षा के लिए अहम है। ये क्रिटिकल माइंड
तैयार करना, या या आप उसको कहें तैयार करना, कल्टीवेट करना, जो भी कहें, उसके लिए परिस्थितियाँ तैयार करना कि क्रिटिकल माइंड बन सके। इसमें चुनौती क्या-क्या है और इसका संघर्ष क्या है? देखिए, जहाँ तक अथॉरिटी, जहाँ भी अथॉरिटी हो, स्टेट में अथॉरिटी होती है, उस तरह के स्कूल में भी अथॉरिटी रहती है। फैमिली इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अथॉरिटी। तो ये सब चीज़ें जहाँ अथॉरिटी है, वहाँ सवाल पूछना, क्रिटिसिज्म करना या समीक्षा करना, चिकित्सा करना, ये उचित नहीं माना जाता है। और इसलिए जब हम शिक्षा का विचार करते हैं, एजुकेशन का विचार करते हैं, तब ये चुनौती बन जाती है कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उससे अलग होके आपको ऐसा कहना पड़ता है कि टीचर हो, अध्यापक हो या स्टूडेंट हो, अध्ययन करने वाला विद्यार्थी हो, उनका काम ये है कि हर बात की परीक्षा करे, हर बात में सवाल पूछे और उससे सच क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका चयन खुद करे। इसको मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक एजुकेशन के लिए बहुत महत्व रखता है। जी, योगेन जी। उसी का विस्तार करते हुए मैं कहूंगा कि देखिए, एक अच्छा नागरिक कैसे बनता है। एक अच्छे नागरिक होने के अ, दो अलग सोच हो सकती है। एक सोच ये है कि अच्छा नागरिक वो है जो कि सर झुका के जो उसको बोला जाए कबूल कर ले, हाँ जी करके वो करे ना। ये सोच बिल्कुल एक अलोकतांत्रिक सोच है। अच्छा नागरिक वो जिसको किसी भी बुरी सूचना से वंचित रखा गया हो, जैसा कि हमारे यहाँ मिथक है कि भगवान बुद्ध को पता नहीं था कि मौत क्या होती है, बीमारी क्या होती है, इन सब चीजों पर पर्दा डाल के रखा जाए। तो एक अच्छे नागरिक की अवधारणा है, ये अवधारणा कि अच्छा मतलब जिसको बंगाली में बोला जाता है ना लोखी छेले, पंजाबी में बोलते हैं बीबा मुंडा। अच्छा बच्चा, इतना अच्छा बच्चा कि उसको सड़क के बाहर क्या, अपने घर के बाहर, दीवार के बाहर क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी नहीं, और जो जाके हाँ जी मम्मी, हाँ जी पापा, हाँ जी सर, हाँ प्रिंसिपल साहब, हाँ प्रधानमंत्री जी, ये करे। ये अच्छा नागरिक कतई नहीं है। इस तरह का नागरिक दुनिया में लोकतंत्र की हत्या में शामिल होता है। ऐसा बनाना लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ और हमारे देश के साथ धोखा है। इस समझ के साथ हमने अपना काम शुरू किया था। अच्छा नागरिक बनने के लिए दो तीन चीज जरूरी है। पहली, उसके सामने आप पूरी सूचना दीजिए। घर में घर में यदि कोई भाई है, घर में आके पति है पिटाई करता है, तो बच्चों का विकास करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इस बात को उससे छुपाया जाए कि दारू पी के आके घर पे पिटाई करते हैं, बल्कि बच्चों को इस कड़वी और असुविधाजनक सच्चाई से डील करने का कोई तरीका बताया जाए मानसिक रूप से। तो पहला हिस्सा ये है कि आप उनको पूरा सच बताइए। सच बताने का मतलब ये नहीं कि दंगों की कोई आप बहुत ही अ, खूनी तस्वीर उनके सामने पेश करें, लेकिन दंगे हुए, इस बात को आप छुपा नहीं सकते बच्चों से। इमरजेंसी हुई, इस बात को छुपा नहीं सकते। 1962 का युद्ध हुआ और उसमें रिवर्सेस हुए, इस बात को छुपा नहीं सकते। आप छुपाएंगे तो जिस दिन उसे पता लगेगा, उस दिन उसका आपकी पुस्तक में से विश्वास उठ जाएगा, आपके लोकतंत्र में से विश्वास उठ जाएगा और उसे समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे इसको डील करूं। नंबर एक। नंबर दो, जो सुहास भाई कह रहे हैं, आप उसको एक क्रिटिकल इक्विपमेंट दीजिए। इन सूचनाओं को डील करने का उसके पास एक तरीका होना चाहिए। अ, मैं आपको उदाहरण देता हूं। कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है वो एथनिक डिफरेंसेस के बारे में बात करती है। जातीय विद्वेष कैसे होते हैं और क्या होते हैं। भारत के बारे में बात करने की बजाय वो पुस्तक श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण देती है। लंबी कहानी बताती है श्रीलंका में क्या हुआ, और श्रीलंका में जो हुआ वो बेसिकली वही था, मंदिर वही बनाएंगे का एक अपना संस्करण उनका ये था कि इस देश में रहना है तो तमिल बोलना होगा इत्यादि। और उसका श्रीलंका में क्या क्या हश्र हुआ, श्रीलंका का क्या हुआ उस सब के बाद, वो कहानी बताती है। लेकिन साथ में फिर वो बेल्जियम की कहानी बताती है कि बेल्जियम में भी यही सब स्थिति थी, लेकिन कैसे उन्होंने उसका एक समाधान किया, डिफरेंसेस को एकोमोडेट करके, है ना। तो आप बच्चे को एक इक्विपमेंट दे रहे हैं कि हाँ, इन चीजों से डील किया जा सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
कोई हमारे देश में होने वाली अनहोनी घटना नहीं है, पूरी दुनिया भर में ये होते हैं। डिफरेंसेस, एथनिक डिफरेंसेस, प्रेजुडिसेस, हिंसा दुनिया में होती है और पॉलिटिक्स के जरिए इनका समाधान किया जा सकता है। तो आप एक क्रिटिकल माइंड दें, सोचने की शक्ति, सवाल पूछने की ताकत, और उसके लिए हमने एक नई विधा का इस्तेमाल किया था जिसका जिक्र करने का मेरा मन करता है। इन सब 6 किताबों में हमने कुछ 2 नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए। एक का नाम था उन्नी और एक का नाम था मुन्नी। जैसा आप जानते हैं, उन्नी साउथ इंडिया का बहुत ही कॉमन पेट नेम है, घर का नाम है, और मुन्नी उत्तर भारत में कम से कम एक जनरेशन पहले तक बहुत ही कॉमन नेम हुआ करता था लड़कियों का। तो उन्नी और मुन्नी 2 कैरेक्टर हैं जो कि इन किताब के हाशिए पे है, लिटरली हाशिए पे है। किताब के साइड वाले कॉलम में उन्नी और मुन्नी हर दूसरे तीसरे पेज में आ जाते हैं और ऐसा सवाल पूछते हैं जो बहुत चुभता हुआ सवाल है। वो सवाल जो कि विद्यार्थी के मन में आता है, लेकिन विद्यार्थी को डर लगता है कि नहीं, मैं क्लास में ऐसा सवाल थोड़ी पूछ सकता हूँ, ये तो बड़ी गलत होगा, टीचर इससे नाराज हो जाएंगे। उस विद्यार्थी को हिम्मत देने के लिए पाठ्य पुस्तक वो सवाल पूछती है। यही नहीं, वो उन्नी और मुन्नी पाठ्य पुस्तक का भी मजाक उड़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक पे सवाल पूछते हैं वो सबके बारे में। तो वो एक तरीका था कहने का कि नहीं, सवाल पूछ सकते हो, सवाल पूछने में कुछ भी बुरा नहीं है, और सवाल का उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब करते हुए एक अच्छा नागरिक, मैं आज भी कहूंगा कि अंततः ये इस जिम्मेवारी को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि एक पॉलिटिकल साइंस की पाठ्य पुस्तक एक अच्छा नागरिक तैयार करे। लेकिन मेरे लिए, जैसा सुहास भाई की बात में इम्प्लिसिट है, मेरे लिए अच्छा नागरिक वो है जो सजग है, जो जानकारी रखता है, जो सवाल पूछता है और जो फिर अपने हिसाब से सही गलत का फैसला ले सकता है, उसके लिए तैयार करने की कोशिश की। तो इसका मतलब यह है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और उसके बाद पाठ्य पुस्तक पर काम करने वालों की एक जिम्मेदारी यह है कि वे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, स्कूली छात्र छात्राएं, उनसे किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाएं नहीं, एक। और दूसरी और इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है, और आप बताएं कि खासकर राजनीति शास्त्र की किताब, यह कोई सरकार की नीतियों या सरकार की योजनाओं की फहरिस्त देने का काम नहीं करती कि 20 सूत्री कार्यक्रम या फला योजना या यह योजना, आज यह योजना लागू हुई तो उस योजना की जानकारी देना बहुत आवश्यक है, या सरकार ने यह दिवस घोषित कर दिया तो उस दिवस की जानकारी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों वो उसकी एक इंडेक्सिंग नहीं करती हैं किताबें, बल्कि उनकी जिम्मेवारी है कि वे सारी सूचनाओं से परिचित कराएं और उन सूचनाओं के विश्लेषण करने के तरीकों से भी परिचित कराएं, और उसके बाद ये विश्वास दिलाएं पढ़ने वालों को कि वे अपने तौर पर भी विश्लेषण कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। बाकायदा एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं, देखिए जो जब बनी थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसने हमें क्या बताया? उसने बताया कि आप पाठ्य पुस्तक में किसी चीज का जिक्र नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पता नहीं लगेगा। उसको पता लगेगा, क्योंकि वो अखबार पढ़ता है, वो बाहर जाता है, लोगों से बात करता है, मगर हो सकता है उसको बहुत ही विकृत तरीके से वो जानकारी हासिल हो। आप उसको नहीं बताइए इमरजेंसी के बारे में, कोई दूसरा तो बताएगा। आप 84 के दंगे नहीं हुए, ये आप किसी विद्यार्थी को ना बताइए, लेकिन अगर वो पंजाब का या सिख विद्यार्थी है, उसको पता तो लगेगा कि भाई कुछ हुआ था इस देश में 1984। और अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे तो उसके पास विकृत तरीके से जानकारी आएगी, वो ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा, अगर आप उसके साथ साथ में पूरी जानकारी ना दें, जैसे हमने 1984 का उदाहरण, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया था जो एक तरह से देश की तरफ से माफीनामा है उसके बारे में। तो अगर कोई बच्चा 1984 के बारे में जिसने घर में सुना हो कि ऐसा कुछ हुआ था, वो पाठ्य पुस्तक में कुछ ना पढ़ेगा तो उसके मन का जो जहर है, मन का जो गुस्सा है, वो वहीं का वहीं रहेगा।
लेकिन अगर वो पाठ्य पुस्तक में पढ़ता है कि हाँ ये चीजें हुई थी और इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में माफी मांगी थी और पूरा सच बताया था, तो कहीं ना कहीं वो उस घाव के साथ डील करना सीखेगा। ये ज़रूरी है। ये जो हमारी कल्पना होती है कि हम बच्चे को सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें पाठ्य-पुस्तक में बता दें, इससे बच्चे का दिमाग नहीं बदलता। बस उसकी पाठ्य-पुस्तक से आस्था हट जाती है। उसको लगता है कि यहाँ तो बेकार की बातें लिखी होंगी। मुझे सच के लिए तो कहीं बाहर जाना होगा। और फिर वो विकृत तरीके से लेगा। आप उसको बता दीजिए, केवल सरकारी सूचना दे दीजिए। बच्चा वो तो 18 साल का विद्यार्थी है, वो तो वोट देने वाला है। तो फिर वो बाहर जाके सीखेगा, नहीं नहीं सब बेकार की बातें, एकदम किताबों में तो झूठ लिखा ही होता है, तुम जानते हो ना। और देखो सच्चाई तो ये है कि सरकार ने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, इत्यादि। तो वैसी पाठ्य पुस्तकें बनाने का क्या फायदा? दरअसल उससे किसी सरकार को भी फायदा नहीं होता। सच बात ये है कि उससे केवल पाठ्य पुस्तक, स्कूली शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था, इन तीनों से आस्था लोगों की उठ जाती है। इससे और किसी को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन एक और प्रश्न जिस पर हम बात कर लें कि जो अगर 80 और 90 पिछली शताब्दी के 80 और 90 के दशक की जो बहसें थीं पाठ्य-पुस्तक को लेकर और उसके बाद इस शताब्दी में भी जो बहसें थीं, उनका मुख्य केंद्र इतिहास हुआ करता था। इतिहास को लेकर पूरी बहस पाठ्य-पुस्तक में 1977 में भी मुझे याद है कि प्रोफ़ेसर रामशरण शर्मा की प्राचीन इतिहास की किताब को पटना की सड़क पर अ, उस वक़्त जो जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, उन्होंने जलाया था। ये कह के कि ये किताब नहीं चलनी चाहिए। तो इतिहास मुख्य रूप से बहस का केंद्र था। अब बहस थोड़ा और बढ़ गई है। मसलन यह कहा जाता है कि जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अ, जो भी बात विभेदकारी है, वह बात नहीं की जानी चाहिए। कुछ ऐसे समाज वैज्ञानिक भी पैदा हुए हैं और कुछ सम्मेलनों में मेरी उनसे मुलाकात हुई, जिनका कहना है कि हमारे जितने समाज वैज्ञानिक हैं, वे दरअसल औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त हैं, क्योंकि वे समाज विज्ञान करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड। तो पूरा का पूरा सोशल साइंस दरअसल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है, जबकि भारतीय परंपरा समन्वयवादी परंपरा है। तो अगर हमें डीकोलोनाइज करना है, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट वाले एटीट्यूड से अलग हटकर समरसवादी या समन्वयवादी तरीका अपनाना चाहिए। इससे समाज में एक अच्छा माहौल बनता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ जी, कुछ आपने शुरुआत जो करना चाहेंगे समन्वय की बात? बात जी। की ना पूर्वानंद जी, वो मेरे ख्याल से समन्वय सब चीजें समझाकर समझकर बाद में तैयार होता है। वो ऊपर से हमारी परंपरा समन्वय की है ऐसा कह के लोगों के माथे पे अगर आप डाल देते हैं तो उसको सच्चा समन्वय नहीं कहते हैं। समन्वय जिसको कहते हैं उसमें ये जरूरी है कि इसमें क्या संघर्ष के मुद्दे हैं, क्या मतभेद के मुद्दे हैं, ये भी पहले मालूम होना जरूरी है। और उसके बाद समाज इन संघर्षों को किस तरह से सामना करता है, उनके आगे कैसे जाता है, ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को, छात्रों को अपने आप समझ आएगा। तो समन्वय पढ़ाने की बात नहीं है, समन्वय खुद समझने की बात होती है। और वो समझने के लिए पहले ये जो संघर्ष के मुद्दे हैं वो खुल के बताना जरूरी है। उससे हम अगर दूर भागते हैं तो मेरे ख्याल से समन्वय भी खोखला बन जाएगा। जी। योगिनी अ, जी, पहली जो बात तो ये विश्वास भाई बहुत स्पष्ट मैं कर ही इसको दिया। चाहता मैं हूँ कि डिकोलोनाइजेशन वाले पे आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया जाता है कि आप सारे लोग दरअसल कॉन्फ्लिक्ट वाले एटीट्यूड से आगे बढ़ते हैं और आप कॉन्फ्लिक्ट्स को उभारना चाहते हैं। अ, और इससे एक बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। तो सोशल साइंस करने का ये तरीका ही गलत है, ये उनका कहना है, जो तरीका आप लोगों का है। दो बातें। एक तो मैं डिकोलोनाइजेशन वाली चीज पे कुछ कहना चाहता हूँ, चूंकि उसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। डिकोलोनाइजेशन मतलब कि हमारी सोशल साइंस और हमारे सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तकें बहुत पश्चिम के, यूरोप के ज्ञान परंपरा की गुलामी पर आधारित हैं।
ये बात मैं बहुत गहराई से, शिद्दत से महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि ये पाठ्य पुस्तकें दरअसल इसका नमूना है कि कैसे डीकोलोनाइज़ किया जाए। डीकोलोनाइज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप उठा के कहना शुरू कर दें कि गणेश जी के ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। इस तरह की फूहड़ और हास्यास्पद बातें यदि आप कहेंगे, तो इससे कोई डीकोलोनाइज़ेशन छोड़िए, मतलब इस बातों पे लोगों का भरोसा हट जाएगा। डीकोलोनाइज़ेशन क्या है? आज तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस की जो पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती थी, वो सब एक तरह से यूरोप यूरोप से आए हुए जो सिद्धांत थे और यूरोप की जो रियलिटी थी, उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलती थी। फिर भारत को उसके एक अपवाद के रूप में, एक विशेष केस के रूप में प्रेज़ेंट किया जाता था। ये पाठ्य पुस्तकें, कम से कम मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में तो विश्वास से कह सकता हूँ, इन पाठ्य पुस्तकों ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इन पाठ्य पुस्तकों ने भारत के लोकतांत्रिक अनुभव को केंद्र में रखा। अगर उसे समझने के लिए एरिस्टोटल, प्लेटो की ज़रूरत है तो उसे पढ़िए। उसे समझने के लिए अंबेडकर, गांधी की ज़रूरत है, उसे पढ़िए। उसके लिए मनुस्मृति को पकड़ना है, उसे पकड़िए। जिसको समझने की ज़रूरत है, कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा डीकोलोनाइज़ेशन ये है कि आप भारत के लोकतंत्र को एक छोटा-सा अपवाद या अविकसित लोकतंत्र मानने की बजाय उसको एक सामान्य मानना शुरू कर दीजिए, जो इन पाठ्य पुस्तकों ने किया। सेकुलरिज्म पे समझ ये हुआ करती थी कि सेकुलरिज्म तो यूरोप में है, भारत वो सेकुलर होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन पुस्तकों में सेकुलरिज्म का जो चैप्टर है, वो कहता है कि भारत सेकुलरिज्म का एक नया मॉडल पूरी दुनिया के सामने रखता है। इसे मैं डिकोलोनाइजेशन कहता हूं, गंभीर अर्थ में। रही बात कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्ड होना, कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्ड ना होना, मैं समझता हूं बहस इस पे होनी चाहिए कि अगर समाज में कॉन्फ्लिक्ट है, जितनी है, जहां है, क्या उसके प्रति आंख मूंदी जाए या नहीं? अगर तीन चीज हो सकती है, एक तो ये कि चुन चुन के कॉन्फ्लिक्ट ढूंढे और केवल उसको पेश करें। यदि वो कोई करता है तो वो बहुत गलत चीज होगी और कम से कम ये किताबें तो वो कतई नहीं करती, ना इतिहास की किताबें करती हैं, ना मैंने कोई भी किताब पढ़ी है एनसीईआरटी की जिसमें ऐसा किया गया हो। सवाल केवल ये है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट है, क्या आप उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें या कि उसकी सच्चाई को रखते हुए उससे समन्वय, एक समता पर आधारित समन्वय कैसे हो सकता है, उसका प्रयास करें। दुनिया भर में जब भी कोई एक रूलिंग क्लास होती है, कोई सत्ताधारी समाज का वर्ग होता है, कोई भी दबदबा और वर्चस्व रखने वाला वर्ग होता है, वो हमेशा कहता है ओम शांति शांति, बस कुछ बोलो मत, सब कुछ ठीक है। अरे ज्यादा क्यों बोलते हो? अरे क्या ऊंच नीच? अरे इस दुनिया में कहाँ ऊंच नीच होती है, सब तो ठीक चल रहा है। ऐसा करना इस दुनिया में वर्चस्व की राजनीति का शिकार होना है। इसलिए पूरा सच, और जब मैं बार बार कहता हूं, इन पाठ्य पुस्तकों में ना तो संघर्ष ढूंढने की कोशिश है, ना कॉन्फ्लिक्ट कहीं ढूंढने की कोशिश है, बस पूरे सच का बयान करने की कोशिश है। और अगर सच सच की राह में, रास्ते में गड्ढा दिखाई दे तो उसकी तस्वीर आपको लेनी पड़ेगी, है ना? सिर्फ खोज खोज के गड्ढे ढूंढे, ऐसी कोई प्रयास नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रजिस्टर करना और कैसे इस समाज ने उसका रेजोल्यूशन किया है या किया जा सकता है, कैसे भारत का संविधान हमें, भारत का संविधान जो है, जैसे मैंने कहा, इस पुस्तकों की एक विचारधारा जरूर है, वो है संविधान। भारत का संविधान हमें कुछ शब्द देता है, कॉन्फ्लिक्ट शब्द नहीं देता। भारत का संविधान हमें समता एक शब्द देता है, न्याय एक शब्द देता है। समता और न्याय कैसे आ सकता है? क्या विषमता और अन्याय के प्रति आंख मूंदने से समता और न्याय आता है? ये दुनिया का कोई समझदार व्यक्ति, सोशल साइंस छोड़ दीजिए, कोई समझदार व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता। विषमता और अन्याय को दर्ज करना और फिर उसे कैसे समता में परिवर्तित किया जा सके, उसका मुकाबला कैसे किया जा सके, तभी समता हासिल हो सकती है। बस हमारे लिए सिर्फ यही एक गाइडिंग लाइट था, इससे फालतू कुछ नहीं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे फिर प्रोफ़ेसर यशपाल याद आते हैं, जो उस दौरान जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो बार-बार उनसे मुलाकात होती थी और वो ये कहते थे कि यार तू बच्चे पे भरोसा कर। जैसे
भाषा पर जब बहस हो रही थी और साहित्य और भाषा की किताबों को लेकर या उसकी पाठ्यचर्या को लेकर, तो प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री जो उस समिति के प्रमुख थे, वो ये कहा करते थे कि हमेशा ये मान के चलिए कि एक बच्ची जो कक्षा में आ रही है, वो अपने साथ भाषा का एक पूरा संसार लेकर आ रही है। आप उसकी उपेक्षा मत कीजिए। आप इस गुमान में न रहिए कि आप उसको भाषा सिखा रहे हैं, आपको उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। तो इसलिए आप एक तरह से उसके साथ चल रहे हैं, किताबें भी चल रही हैं और एक रूपक उन्होंने बाँधा था जो बहुत बढ़िया था। उनका कहना था कि इसको आप एक पहाड़ी पर चढ़ने जैसा देख लीजिए या पहाड़ पर चढ़ने जैसा, जिसमें नीचे ऑक्सीजन बहुत होती है और जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं, वह विरल होती जाती है। तो आपको ऊपर ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना है, लेकिन नीचे जो ऑक्सीजन है उसकी उपेक्षा नहीं करनी। तो भाषा का एक विपुल संसार है, बड़ा संसार है, जिसमें बच्ची रह रही है, वो उसका इस्तेमाल कर रही है। आप अगर इस गुमान में होंगे कि हम उसे भाषा दे रहे हैं, जैसा आमतौर पे हम सारे मास्टर्स समझते हैं कि हम भाषा दे रहे हैं, हम भाषा प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत नई बात थी उस वक़्त, इस पर विचार करना। और यही समझदारी सारी पाठ्य पुस्तकों के पीछे थी, जो आप लोगों की बातचीत से लगता है कि आप पढ़ने वालों को के प्रति पूरे सम्मान के साथ किताबें लिख रहे हैं। आप उनके सरपरस्त नहीं हैं, आप उनको कुछ चीज़ों से बचाना नहीं चाहते हैं और आप उनको कोई सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं, बल्कि आप मानते हैं कि वे सामना कर पाएँगे, जो सच्चाई है उसका और उसकी क्षमता उनके पास है। मैं सिर्फ़ आप दोनों को एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। हमने इस पर बात नहीं की कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी 2004, 5, 6 की किताबें बनने की, आज उनकी याद करते समय इसका ज़िक्र करना बहुत मज़ेदार होगा कि इन पर भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला किया था और इन पर वामपंथी दलों ने भी हमला किया था। इस पूरी प्रक्रिया में हमला किया था। हाँ। अ, उस वक़्त एक असुरक्षा की भावना आ गई थी सब में कि आप इस प्रकार कैसे कर सकते हैं? यानी इतिहास आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? राजनीति विज्ञान ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो एक असुरक्षा आधिकारिक तरीके में आ गई थी, इसलिए हमला हुआ था। उस बीच में ही मैं प्रोफ़ेसर रामशरण शर्मा से मिलने गया, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थे, एक ज़ख्म का इलाज चल रहा था। एक दूसरे इतिहासकार उनके पास आए थे, जो बहुत क्षुब्ध थे इतिहास की उन किताबों से और उन्होंने प्रोफ़ेसर शर्मा से कहा कि अब देखिए मज़ाक हो रहा है, अब इतिहास पढ़ाया जा रहा है क्रिकेट के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो ये कोई तरीका है इतिहास पढ़ाने का? प्रोफ़ेसर शर्मा ने अपने अंदाज़ में कहा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि 16 साल हो जाए तो बच्चा आपके बराबर हो जाता है। अब बच्चा जल्दी बराबर हो जाता है, तो सिर्फ़ एक किताब उसको मत पढ़ाइए, उसको बहुत सारी किताब पढ़ाइए। तो मुझे प्रोफ़ेसर शर्मा का ये इत्मीनान बड़ा मज़ेदार लगा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ़ आप अपनी किताब को लेकर इतना चिंतित मत होइए कि यही किताब रहेगी, इसी किताब को पढ़ाना है, बल्कि उसको आप छोड़ दीजिए कि वो बहुत सारी किताबें पढ़ सके। तो यह भी एक सिद्धांत था, आप लोग जब तैयार कर रहे थे किताबें, कि हम शिक्षक को उत्साहित करेंगे कि वे पाठ्य पुस्तक के अलावा और किताबों से भी परिचित कराएँ बच्चों को। ये पाठ्यचर्या के सिद्धांतों में एक सिद्धांत था कि वो सिर्फ़ एक किताब पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि और किताबों से भी परिचित कराएगा। तो इसका मतलब आप लोग स्वयं अपने आप को परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर रहे थे कि हम एक किताब लिख रहे हैं, लेकिन दूसरी किताबें भी देखी जा सकती हैं और निर्णय किए जा सकते हैं। तो अगर आप दोनों इस चर्चा को अगर हम अभी यहाँ बंद करना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें, तो आप जोड़ सकते हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो आपकी उससे निकली। आपने चस्का शब्द का इस्तेमाल किया और बाद में आपने पौष्टिक आहार की बात की। दिक्कत ये होती है कि पौष्टिक आहार बनाने वाले इस देश में डायटीशियन होते हैं ना, ऐसा पौष्टिक आहार बना देते हैं कि जिसे आप ना तो खा सकते हैं, ना पचा सकते हैं, ना उसका मज़ा ले सकते हैं।
तो हमारी जो चुनौती थी कि आहार पौष्टिक भी हो, सुपाच्य भी हो और सुरुचिपूर्ण भी, स्वाद भी हो। और उसके लिए दरअसल हमारी सारी एफर्ट जो थी, बहुत ज़्यादा जो हमने मेहनत की, इन चीज़ों में नहीं लगी जिसकी चर्चा होती है, जिसके विवाद होते हैं। एक मेहनत ये थी कि इस किताब में शब्दों के साथ-साथ चित्र हो, खूब वाह! चित्र हो, फ़ोटोग्राफ हो, कार्टून हो, दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ कार्टून, क्योंकि कार्टून के माध्यम से राजनीति को जैसे समझा जा सकता है, बहुत कम चीज़ों से समझा जा सकता है। इन किताबों के लिए हमने दुनिया भर से कार्टून प्रोक्योर किए। एनसीईआरटी ने एक विशेष प्रोसीजर बनाया कार्टून, लैटिन अमेरिका के कार्टून को प्रोक्योर करने का, जिन कार्टून्स को इस किताब में रखा गया। इन किताबों में भरे हुए हैं किताबें कार्टून से, आप उसको देखना चाहें, क्या इसीलिए लोग बहुत विचलित भी हुए थे इस सब चीज़ों से। दूसरा, ये जो किताब है 12वीं कक्षा की, ये हर चैप्टर के साथ एक फ़िल्म प्रिस्क्राइब करती है कि अगर आपने पार्टीशन समझना है, तो आप गर्म हवा पिक्चर को देखिए। फ़िल्म ये है, उसकी ये कहानी है, ये उसके पात्र हैं, उसको देखिए। हर चैप्टर के साथ एक-एक फ़िल्म को प्रिस्क्राइब किया गया है। इन तरह की चीज़ों के माध्यम से और लंबी-लंबी कहानियाँ, 9वीं कक्षा की पुस्तक लोकतंत्र से शुरू होती है। पुराने ज़माने में कैसे शुरू होती? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोकतंत्र की 4 परिभाषाएँ। हमने वो बिल्कुल नहीं किया। वो कहानी चिले, वो पुस्तक और लोकतंत्र का अध्याय चिले की एक कहानी से शुरू होता है कि चिली में अयेंदे के शासन को जब तख्ता पलटा गया तो क्या हुआ। लेकिन उसके बाद में आपको पोलैंड की सॉलिडेरिटी की कहानी बताता है कि जहाँ कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलटा गया। 2 तरह की वैचारिक चीज़ों को रखते हैं और उसके माध्यम से आपको बताती है कि लोकतंत्र क्या है। कहानियों के माध्यम से, फ़िल्म के माध्यम से, लिटरेचर, कविताएँ, चित्र, इस सब के माध्यम से, ताकि खाना पौष्टिक तो रहे ही, साथ में सुपाच्य भी हो और स्वाद भी हो, चस्का लग जाए। यशपाल जी का आपने ज़िक्र किया, उनका ज़िक्र करना चाहिए और एक अंतिम बात मैं भी कह के अपना खत्म करूँगा। जब अर्जुन सिंह जी के साथ हमारी मुलाकात हुई, इमरजेंसी वाले अध्याय को लेके, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव मामला था और सच कहूँ तो उनकी अर्जुन, अगर वो गड़बड़ होती, अर्जुन सिंह जी की कुर्सी जाती, कृष्ण कुमार की कुर्सी जाती। मैं और प्रोफेसर पलशीकर तो अध्यापक थे, हम तो बने रहते, लेकिन उनकी कुर्सी सबकी चली जाती। 1 घंटा बहस हुई उस अध्याय के बारे में और उस चर्चा का समापन यशपाल जी ने किया, ये कहते हुए, क्योंकि वो थोड़ा उसमें थे, डिलेमा में थे कि अच्छा ये सब बातें मुझसे पूछ रहे थे, प्रोफ साहब आपको लगता है देश इस तरह की किताबों के लिए तैयार है? मैं कह रहा था जी तैयार है इत्यादि, मैं तर्क दे रहा था। सब तर्कों पे पूर्ण विराम लगाते हुए यशपाल जी ने कहा, अब बच्चों को उड़ने दीजिए, अब पंछी को उड़ने दीजिए। और वो अंतिम वाक्य था जिसके बाद सारी बहस समाप्त हो गई। कोई कॉमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं बदला और बच्चों को पंख लगा के उड़ने की अनुमति मिली। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक अनूठा अध्याय था। आज जब मैं पलट के देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद हमने भी जल्दबाजी की। शायद अर्जुन सिंह जी जो सवाल हमसे पूछ रहे थे वो सही सवाल थे। क्या देश इसके लिए तैयार है? बाद के 10 साल की घटनाओं ने दिखाया कि शायद देश तैयार नहीं था उस चीज़ों के लिए। मैं नहीं जानता। लेकिन उस ज़माने में, उस स्थिति में पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ऐसी पाठ्य पुस्तकें आ सकती हैं। ये मैं समझता हूँ भारत के शिक्षा के इतिहास, स्कूली शिक्षा के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था। और मैं ये दावा केवल पॉलिटिकल साइंस की किताबों के लिए नहीं कर रहा। संयोग से यहाँ इतिहासकार नहीं बैठे हैं। इतिहास की पुस्तकों पे, सोशियोलॉजी की पुस्तकों के बारे में, हिंदी साहित्य में जो किया गया, तमाम चीज़ों के बारे में, वो एक सचमुच, उसे आप लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, बीजेपी के चश्मे से न देखिए। उसको बच्चे के चश्मे से देखिए, पेडागॉजी के चश्मे से देखिए। ये एक पेडागॉजिक रेवोल्यूशन था इस देश में। और आज जबकि उस सब पे मिट्टी डाली जा रही है, उसको खत्म किया जा रहा है। मैं पलट के फिर कहूँगा, प्रोफेसर पलशीकर और मैं एक दूसरे से मजाक किया करते थे जब किताबें लिखी जा रही थी, क्योंकि हमें पता नहीं था 2009 में क्या होगा। तो हम कहते थे कि सी आवर चैलेंज इज टू मेक इट एम्बैरेसिंग फॉर एनीवन इन फ्यूचर टू गो बैक टू ओल्ड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट बुक राइटिंग, है ना। और मुझे लगता है वो चुनौती आज भी है।
बदल लें ये टेक्स्ट बुक, कर दें जो करना, हमारा नाम हटाएँ, जो डालना चाहें डाल दें। लेकिन क्या अब वो वापस उस तरह की टेक्स्ट बुक पे जा पाएँगे, सिविक्स की, जो कि टेक्स्ट बुक पढ़ के हम लोग बड़े हुए थे, बोर हुए थे, तकलीफ पाए थे? तो अभी भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो भी बड़े हमसे बेहतर विद्वान आएँगे, नई किताबें लिखेंगे, क्या वो उस तरह की किताब पे वापस जा पाएँगे पेडागॉजिकली? यही मेरा प्रश्न है और मेरी उम्मीद यही है कि ये करना आज भी उनके लिए भी कठिन हो जाएगा। प्रोफेसर पलशीकर। नहीं, मैं सिर्फ अंत में जहां हमने शुरू किया वहां जाके कहूंगा कि आज तो माहौल ये है कि ऐसी रेजिम आ गई है कि जो एम्बरेस नहीं होती है। कितनी भी नीचे गिरे किताबें, वो एम्बरेस नहीं होगी। और इसलिए हमारा जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ हमारे नाम के लिए नहीं चल रहा है। एक सेंटेंस इधर से उधर किया इसलिए नहीं चल रहा है। झगड़ा इसलिए चल रहा है कि जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में बदलाव आए, वो एक स्टैंडर्ड बना हुआ था 2005-6 में, सिर्फ राजनीति विज्ञान में नहीं, आमतौर पे उसको अब बदला जा रहा है और उसमें गिरावट आ रही है। ये बात नहीं है कि भाजपा क्या राजनीति पढ़ाना चाहती है और कांग्रेस क्या राजनीति पढ़ाना चाहती है। सवाल ये है कि हम अध्यापक, शिक्षा व्यवहार में जो लोग हैं, वो शिक्षा व्यवहार किस तरीके से करना चाहते हैं, होना चाहते हैं। और अगर सरकार इसमें दखल अंदाजी करता है तो क्या हम इसको देखें, उससे झगड़ा करें, या अपनी आंख मूंद के दूर चले जाएं। इसलिए ये झगड़ा चल रहा है। नहीं, इसलिए ये सिर्फ आप दोनों का झगड़ा नहीं है, और झगड़ा शब्द भी शायद थोड़ा हल्का कर देता है जो आपत्ति आप लोगों की है या चिंता आप लोगों की है। और मैं आप दोनों से सहमत हूँ, और मैं ये मानता हूँ इसलिए शुरू से कि भगवाकरण शब्द भी पर्याप्त नहीं है जो कुछ हो रहा है उसको बतलाने के लिए। दरअसल जो हो रहा है वो घटियाकरण है, हर चीज़ को घटिया बना देना। इसलिए प्रोफेसर पलशीकर ने जो कहा कि दे आर नॉट एम्बैरेस्ड अबाउट एनीथिंग, तो आप कितना भी घटिया बना दें, हर चीज को घटिया बना दें, पूरी प्रक्रिया ये चल रही है। और इसलिए चिंता इस बात की है कि क्या हम इस घटियापन को कबूल कर लेंगे। प्रश्न विचारधारा का नहीं है, प्रश्न अ, श्रेष्ठता का और घटियापन का भी है कि आप कौन सी प्रक्रिया है जो श्रेष्ठ प्रक्रिया है और कौन सी प्रक्रिया है जो घटिया प्रक्रिया है। इन दोनों में से चुनाव करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रोफेसर योगेंद्र यादव, प्रोफेसर सुहास पलशीकर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं अपने दर्शकों और श्रोताओं से कि वे इस लंबी बातचीत को सुनेंगे धैर्य के साथ, और सो नहीं जाएंगे, जैसा कि वह उम्मीद हमारी है, जैसे पहले की किताबें पढ़ते समय हम सो जाया करते। और आप हमें अपनी राय भी देंगे। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।